नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है वाव इंडिया और डीजीएफ के कोलैबोरेशन से इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन और हेल्थ के बारे में। कहते हैं एक तंदुरुस्ती हजार नेयामत। बिल्कुल सही कहा है जिसने भी कहा है। लेकिन आज के समय में हम अपनी कुछ बैड फूड हैबिट्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते कई बार बहुत सी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं और कई बार मोटापे से भी ग्रसित हो जाते हैं। और एक बार जब मोटापा आ जाता है तो फिर हम लग जाते हैं उसको कम करने की कोशिश में। और इस कोशिश में हम अपना लेते हैं तरह तरह की डाइट्स। दुनिया भर की डाइट्स आज की डेट में आप अगर गूगल करें तो आपको पता लगेंगी। लेकिन उसमें से बहुत सी डाइट्स ऐसी जो होती हैं जो कि बहुत ज्यादा लो फैट होती हैं या बहुत लो कार्ब होती हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म में कोई ना कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी क्रिएट कर देती हैं। तो फिर समस्या ये आती है कि आखिर हम खाएं तो खाएं का, कैसे खाएं, कितना खाएं, किस पोर्शन में खाएं, कौन बताएगा हमें। चलिए, आपकी इसी समस्या को हल करने के लिए आज हमारे पास है एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर्स का पैनल, जिसमें है डॉक्टर शारदा जैन, डॉक्टर दीपिका कोहली और डॉक्टर रूबी बंसल। आप सभी का, तीनों पैनलिस्ट का आज के प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ ही जो भी आज हमारे दर्शक हैं और जो ऑनलाइन हमारे साथ दर्शक और मेंबर्स जुड़े हैं, उन सब का भी बहुत बहुत स्वागत। हम अपने पैनल डिस्कशन पे आगे बढ़ें उससे पहले मैं चाहती हूं कि वाव इंडिया की जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर पूर्णिमा शर्मा हमसे दो शब्द कहें। लीना, वैसे तो आज डॉक्टर्स को ही बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी चलो इतना जरूर बोल देते हैं कि आज मिलेट्स के बारे में बात की जाएगी। और इतनी तरह के मिलेट्स होते हैं जो वाकई हम जैसे घरों में, तो डॉक्टर साहब भी बैठी हुई हैं, हम जैसे घरों में तो ये रेगुलर मतलब रूटीन में है कि हम लोग बाजरा भी खा रहे हैं, रागी भी खा रहे हैं, झिंगोरा भी खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं। और इस बार की तो हमारा जो ये G20 समिट जो हुआ है, इसमें भी मिलेट्स का बहुत अच्छी तरह से यूज हुआ है। तरह तरह के पकवान बनाए हैं, उनकी लिस्ट देख करके मुंह में पानी आ रहा था कि काश हम लोग भी वहां जा पाते और खाते हैं। लेकिन हम बिल्कुल ज्यादा नहीं बोलेंगे। मिलेट्स की बहुत सारी रेसिपीज हो सकती हैं, लेकिन इस वक्त नहीं, वो बाद में। अभी डॉक्टर्स को सुनते हैं, जो कि हमारे लिए काम की चीजें होंगी सबके लिए। डेफिनेटली। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करती हूँ डॉक्टर शारदा जैन को, जो कि आज हमें बताने वाली हैं कि अगर हम वेजिटेरियन डाइट पे हैं तो हमको अपनी क्वांटिटी यानी कि पोर्शन कितना खाना है उसको हम कैसे समझें और कंट्रोल करें, और अपनी डाइट में फाइबर कैसे ऐड करें। बिकॉज फाइबर एक तो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है और दूसरी बात वो हमें सटाइटी फील कराता है। तो डॉक्टर जैन, ओवर टू यू। डॉक्टर जैन। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर साहब। उस दिन मैंने बात करी थी ईट राइट इंडिया, उस पे फिर मैं आज रिमाइंड कराना चाहती हूँ 3 चीजों की, कि हमें प्रॉमिस करना है कि हमने आज से थोड़ा फैट कम खाना है, और आज से थोड़ा सा नमक कम खाना है, और थोड़ा सा शुगर कम खाना है। तो धीरे धीरे हम इस पे थोड़ा थोड़ा करेंगे तो हम अपने लक्ष्य पे पहुंच जाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि ये बहुत लोग पोर्शंस की बात करते हैं आजकल डाइटिशियंस, बट आम आदमी इंक्लूडिंग डॉक्टर्स को आइडिया नहीं है कि पोर्शन का मतलब क्या है। आपने कभी लोगों को देखा होगा, तो कुछ लोग चावल खाते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, और कुछ ढेर भरकर चावल खाते हैं। तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं है कि उनको कितना खाना चाहिए। आज उस पोर्शन पे थोड़ी बड़ी बात होगी।
चलिए पहले पोर्शन पे बात करूंगी, फिर मैं आपको वेजिटेरियन लोग हैं उसको प्रोटीन के बारे में भी 10 प्रोटीन के बारे में बात करूंगी, और लास्ट में समय रहेगा तो थोड़ा सा फाइबर के बारे में बात करेंगे। जी नाउ ये है हमारी थाली, आप देख रहे हैं अपनी प्लेट पे, इसके 4 हिस्से हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हिस्सा है वेजिटेबल और फ्रूट्स का। 50% हमारी डाइट का हिस्सा जो है ये वेजिटेबल्स और फ्रूट से आना चाहिए, और राइट हैंड साइड में है 50% हमारा प्रोटीन्स और हमारे ग्रेन से आना चाहिए। दाल रोटी जिसकी बात हम लोग करते हैं वो हमारा 50% हमारा ये 50% हमारा वेजिटेबल एंड फ्रूट्स है, एंड 50% है, और बिल्कुल हम हिंदुस्तानी है तो हमारी ये आपके दूध और दही के आइटम भी ये आपके साइड पे रखे हुए हैं। नाउ पहले बात करेंगे कि हमारी एक औरत को, एवरेज साइज की जो औरत है उसको क्या क्या चाहिए। फ्रूट्स जो है 2 कप, कटा हुआ अगर फ्रूट हम लेंगे तो ये 2 कप के बराबर होना चाहिए, ठीक है। आप अपने हाथ में एक एप्पल रख लें या एक बनाना के 2 पीस करके अपने हाथ में रखें तो एक राउंडेड हैंडफुल बनेगा ये, बट रफली ये 2 कप्स के बराबर होना चाहिए। वेजिटेबल्स कितनी होनी चाहिए, वो भी 2 कप्स के बराबर होनी चाहिए। ये एवरेज अडल्ट वुमन की बात कर रही हूँ। चपाती जो ग्रेन्स हैं, आपकी ग्रेन्स हैं, चावल है जो इसमें है, वो 3 to 6 आउंसेस की बात कर रही हूँ। आउंस की बाद में बात करेंगे क्या ये आउंस का मतलब होता है। प्रोटीन्स में अगेन 5 to 5.5 आउंस होता है, 1 आउंस की बात करी है, और डेयरी में 3 कप्स हमारे लिए है, और ऑयल में आपका 5 या 6 टीस्पून फुल होना चाहिए। अब देखिए फ्रूट, इसमें सारी सर्विंग्स है हमारी कॉमन फ्रूट की। अगर हमारा फ्रूट्स है और हमें कटा हुआ फ्रूट है तो आधा कप, ये 1 सर्विंग हो गई हमारी। और अगर हमने ड्राइड फ्रूट्स लेते हैं तो ये 1/4। फ्रूट जूस लेते हैं तो आधा कप जूस, और एक मीडियम साइज जो फ्रूट है आपका बनाना है वो 4 आउंसेस का मानते हैं। वेजिटेबल्स जब हम बात करते हैं तो एक होती कुक्ड, एक होती है अनकुक्ड। अगर कुक्ड अदर देन रॉ लीफी वेजिटेबल्स है, रॉ लीफी वेजिटेबल्स 1 कप होगी, और दूसरी वेजिटेबल्स होगी वो हाफ कप कुक्ड फूड होगा, रॉ भी होगा और हाफ कप वैसा कुक्ड फूड भी होगा। अब आते हैं हम लोग ग्रेन्स के ऊपर। आप 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड से अपना ध्यान रखिए। 1 स्लाइस ब्रेड जो है वो पतली जो चपाती होती है वो 1 स्लाइस के ब्रेड के बराबर होती है, दैट इज 35 ग्राम। 35 ग्राम, इससे हमारा रफली हमारा आइडिया हो जाता है। और अगर हमें राइस पे अपना पोर्शन देखना पड़ेगा तो आधा कप कुक्ड राइस, आधा कप कुक्ड राइस, और 1 कप रेडी टू ईट सीरियल है। एक अगर खाली एक ही चीज ले तो 1 कप रेडी टू ईट सीरियल होगा। आप बिल्कुल क्लियर हो गया। जब राइस की बात करेंगे तो हमें आधा कप की बात करते हैं, और एक पोर्शन की बात करते हैं तो 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड से आप देखिए कि हमारी क्या चीज है। और मैंने अभी आपको बताया था ये 3 to 6 होना चाहिए, पूरे दिन में 3 to 6 होना चाहिए। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, अगर पतले रहना है तो आपने 3 पोर्शन ही लेना है, तो 3 पोर्शन आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपने इसमें से क्या लेना है। नाउ एज फॉर मिल्क इज कंसर्न, उसमें बताया था कि आपको 3 कप्स ऑफ मिल्क की बात हुई है, तो वही जब मिल्क की बात होगी उसके अंदर आपका दही भी आ जाता है और सब चीज आ जाता है। जहां तक चीज की बात है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि चीज जो है, हार्ड जो चीज है वो 1.5 आउंस होता है। इसके बारे में फिर बात करूंगी मैं अभी। देखेंगे आप, हमने अगर चीज लेनी है तो वो कहते हैं आपके इंडेक्स फिंगर के साइज की इसकी थिकनेस होगी, तो ये हमारा पूरा चीज हो जाएगा 1.5 आउंस। 1.5 आउंस मिल्क की जब हम बात करेंगे तो मैंने आपको 1 कप दूध की बात करी तो वो ज्यादा आसान रहेगा इंस्टेड ऑफ दिस फिस्ट। कैरेट की वाली बात होगी तो 1 फिस्ट के साइज की कैरेट कटी होगी, बट याद करने को ज्यादा अच्छा है कि हम कप फुल की हाफ कप की बात करें वो ज्यादा अच्छा है। और जब हरी पत्ते की सब्जी की बात करेंगे तो हमारा 1 कप की बात होती है, तो उसमें उन्होंने 2 फिस्ट बना दिए।
उसके लिए एक कैरेट कटी हुई वाली है तो उसके लिए एक कप, आधा कप होगा, और ये 1 फिस्ट दिखाइए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के लिए 2 फिस्ट दिखाइए। एप्पल का जो ये साइज है 1 फिस्ट के बराबर होता है, तो एक एप्पल हो गया आपका, वो वही आपका सब जो मीडियम साइज फ्रूट है उसके ये होंगे। वही चीज बताने की कोशिश की है उन्होंने। नूडल्स जो है वही सीरियल हो गया, तो आपका हैंडफुल ही होना चाहिए, आधा कप नूडल्स हो, चाहे आपका राइस हो, चाहे कुछ है, आधा कप आपने खाना है, ठीक है। ये एक सर्विंग हो गई इसकी। एक स्लाइस ऑफ ब्रेड, तो मैंने आपको बताया था कि एक स्लाइस ऑफ ब्रेड 35 ग्राम्स के करीब होता है। आपका अगर नॉनवेज खा रहे हैं तो वो भी बस एक पाम के बराबर, एक हथेली के बराबर होना चाहिए साइज, इससे ज्यादा आपने नहीं खाना है। और कितना तेल खाना है, ये आपका जो पीनट बटर है, पीनट बटर आप लोग सभी लोग बहुत लोग पसंद करते हैं, मैं इसके बारे में बात में प्रोटीन की बात में बताना करूंगी। इसका साइज आपके अंगूठे के बराबर होना चाहिए, आपके अंगूठे के बराबर होना चाहिए, एंड दैट्स इक्वल टू 1 टेबलस्पून। कोई चीज बताइए, अगर हम प्रोटीन की सर्विंग लेना चाहते हैं तो एक पाम के बराबर होनी चाहिए। ये सारे नॉनवेज आइटम्स हैं तो इसलिए मैंने उसको लिया है, नहीं तो हमारे तरफ दालें हैं तो हमारे जैसे कहेंगे कि एक सर्विंग दालों की आधी कटोरी से हम नापना शुरू करते हैं। आपके जितने भी आपकी सब्जियां हैं वो 1 फिस्ट के बराबर है, 1 फिस्ट के बराबर है, उसको आप 1 कप भी बोल सकते हैं। और आपकी सर्विंग ऑफ फैट है वो आप याद रखिए कि हमारे थंब के बराबर हमारी सर्विंग ऑफ फैट हुआ, ये आपका 1 सर्विंग ऑफ फैट हो गया। और जितने कार्ब्स हैं उसको हमारे को हैंडफुल ही खाना चाहिए, वो चाहे वो चावल हो, चाहे वो नूडल हो, वो हैंडफुल एक आपकी सर्विंग हो गई। कितनी सर्विंग होगी कार्ब की? 3 to 6, वो आपको डिसाइड करना है। वही वाले स्टार्च है, आपको हैंडफुल होना चाहिए। आपका जो ऑयल है वो आपको थंब के बराबर होना चाहिए। प्रोटीन्स आपके पाम के बराबर होनी चाहिए, और आपकी सब्जी आपकी एक मुट्ठी के बराबर, दैट इज 1 कप। इसको मैं नहीं लूंगी। फ्रूट्स के में जब हम लोग कहते हैं कि हमारे को 2-3 सर्विंग होनी जरूरी है, जो 50 साल से लोग हैं वो 5 सर्विंग तक जा सकते हैं। 50% ऑफ योर फूड शुड बी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होना चाहिए। और एक मीडियम साइज जो एप्पल या बनाना है वो आपके 1 कप को भर देगा। वेजिटेबल्स वही आपका कुक्ड है तो हाफ कप, और अनकुक्ड है, रॉ है तो 1 कप। ग्रेन्स, अभी आपको मैंने ग्रेन्स के बारे में बताया था कि चपाती से हम अपना साइज देखना चाहते हैं तो एक जो आपको ब्रिटानिया की ब्रेड है वो 35 ग्राम्स की ब्रेड होती है। आज की तारीख में हम जब राइस की बात करते हैं, कुक्ड राइस की, तो आधा कप। किनवा की आजकल रिप्लेस कर रहा है राइस को घरों में, तो उसको भी आधा कप कुक्ड किनवा होना चाहिए। और किनवा की एडवांटेज ओवर राइस है कि इसमें ज्यादा प्रोटीन की मात्रा रहती है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। इसकी सर्विंग के लिए आप जब हम सर्विंग की बात करते हैं तो आधा कप से ज्यादा नहीं खाना है। मैं जब आधा कप की बात कर रही हूँ तो ये कुक्ड की बात है, अनकुक्ड की बात नहीं हो रही है। नट्स, जो हम सर्विंग की बात करेंगे तो एक आपका हैंडफुल, आपकी हथेली में जितना आ जाए बस इतनी ही नट्स हमारे को चाहिए। डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने अभी आपको बताया है कि 3 कप की बात हो रही है। फैट्स आपका मैंने बताया कि आपका 1 थंब के बराबर होना चाहिए। अगर हम नट्स की बात करते हैं तो 1 हथेली में जितना आ जाए वो हमारे नट्स और सीड्स दोनों मिलके होना चाहिए। Remember that these are general guidelines and individual calorie and nutrient needs can vary widely. It is crucial कि भाई कैसा काम करते हैं आप, सीडेंटरी काम करते हैं कि आप मेहनत वाला काम करते हैं, उसके ऊपर भी सारी चीजें आपकी चीज डिपेंड करेगी। मैं अब आपको थोड़ी सी प्रोटीन्स की बात करूंगी। ज्यादातर हम लोग वेजिटेरियंस हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, बिकॉज वैरायटी इज इम्पोर्टेंट। पीनट बटर
बच्चों के लिए बहुत अच्छा है और इसको बनाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है। इसको बनाने में जस्ट 2-3 मिनट लगते हैं। आपके पास भुनी हुई मूंगफली होनी चाहिए और आपने उसको मिक्सी में पीसना है और उसके ऊपर ऑप्शन है, अगर बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत जरा सा 1 चम्मच आप शहद डाल दीजिए और पीनट बनकर तैयार हो जाएगा। इसको कोई भी फैंसी चीज बाजार से लाने की जरूरत नहीं है, इसको बहुत आसानी से घर में बनाया जा सकता है और इसको लोग हर चीजों के साथ करते हैं। इसको बड़े लोग थोड़ा सा कम खाएं क्योंकि इसमें रिच इन कैलोरीज होता है, आप जल्दी वेट पुट ऑन कर लेंगे, और अदरवाइज इसकी प्रोटीन बादाम के बराबर है। इसकी प्रोटीन बादाम के बराबर है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। अमीर है उनके लिए बादाम है और जो गरीब है उनके लिए पीनट बटर, पीनट्स। फिर हमारे छोलों की बात करते हैं। ये अगेन वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है। यहाँ पर भी मैं बताना चाहती हूँ कि 100 ग्राम अगर हम मूंगफली ले तो उसमें 23 ग्राम हमें प्रोटीन मिलेगा, विच इज गुड क्वांटिटी। इन छोलों को हमें ये बताने की जरूरत नहीं, हम लोग यहाँ रोजी बनते हैं। ये 20 ग्राम प्रोटीन होगा 100 ग्राम में। दालें हमारा मेन चीजें हैं। आप देखेंगे ये जो दालें हैं ये 100 ग्राम 25 ग्राम प्रोटीन देती हैं, 25 ग्राम। इसका हमारा एक चीज है, इसको बदल बदल के लें या मिक्स्ड करके दाल लें, वो ज्यादा अच्छा है। लोग घर में बच्चे बहुत पसंद करते हैं कि खाली अरहर की दाल उनको रोज मिलनी चाहिए, ये बात थोड़ी गलत होगी, आपको उनको सिखाना पड़ेगा। हम मूंग की दाल को कहते हैं कि मूंग की दाल बहुत जल्दी गल जाती है, औरों को 6 घंटे लगते हैं, इसको 2.5 घंटे लगते हैं। फ्रूट्स की तरह से ये गल जाती है। और अगर आप इसको स्प्राउट कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अदरवाइज मूंग की दाल के अंदर 100 ग्राम में 25 ग्राम मिलेगा, बट अगर आप इसको स्प्राउट कर लेंगे तो इसका प्रोटीन का कंटेंट बढ़ जाएगा, बहुत कुछ बढ़ जाएगा। इसकी जो कैलोरीज है वो कम हो जाएंगी क्योंकि वो भीग जाता है, कार्बोहाइड्रेट कम हो जाएगा, इसकी प्रोटीन की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और सारे ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3 सब बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप अगर इसको स्प्राउट करके इसको अपने डाइट में रोज डाल देंगे तो ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। और जब ये स्प्राउट हो जाते हैं तो इसका आयरन कंटेंट भी बढ़ जाएगा। मैंने आपको बताया कि राइस का एक बड़ा अल्टरनेटिव किनोआ आ गया, बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है और इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग इसको इस्तेमाल करना शुरू करें। ये किनोआ है, बहुत आसानी से इसको बनाया जाता है, इसको बस खाली थोड़ा सा भिगोया जाता है और उसको बनाते हैं और राइस से कम समय में ये बन जाता है ना। एक ग्रीक योगर्ट की मैं बात करूंगी। इसके लिए जो जामुन इसमें जो डाला जाता है वो यह बाजारों में मिल जाता है, और इसको अगर एक बार वो जामुन को ले आए तो ये ग्रीक योगर्ट आप बनाएं तो ये हमारी जो ऑर्डिनरी दही है उससे ज्यादा बेटर रहता है। और इसमें वही 100 ग्राम्स के अंदर आपको एक अंडे के बराबर प्रोटीन मिल जाती है। पनीर जो है अगेन इट इज वेरी रिच इन कैलोरीज, और बाजार का पनीर से जो है उसमें ज्यादा फैट रहता है। तो अगर आप इसको अपने घर में बनाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप आधा किलो दूध जो है टोन मिल्क लीजिए और उसको आप नींबू से उसको फाड़िए और आप पनीर को आप इस्तेमाल करिए, और जो उसका पानी बचेगा उसको आप दाल में यूज कर सकते हैं, आटे वगैरह में भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। टोफू जो कि आपके अगेन सोयाबीन से बनाया गया है, बहुत महिलाओं को मैंने देखा इसको घर में भी बनाती हैं, बट ये भी अगेन ऑल्टरनेटिव गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन है हमारे वेजिटेरियन के लिए। ना सोया चंक्स कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद कर सकते हैं, कि हर आदमी इसकी सब्जी अच्छी तरह से नहीं बना सकता, पर आपको इसको तरीका सीखना पड़ेगा कि सोया को चंक्स को कैसे सॉफ्ट किया जाए। तो मैं तो अपने घर में देखती हूँ कि इसको ये लोग उबले हुए पानी में उबालते हैं और 3-4 मिनट उबालते हैं तो फिर वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है और फिर उसको किसी भी सब्जी की तरह बनाया जा सकता है। ना ये जो है मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, अभी जितने भी मैंने सोर्स ऑफ प्रोटीन बताए हैं वो बहुत कम थे। आपने ये जो सोया से प्रोटीन आती है, सोया हैज 50% ऑफ प्रोटीन, 50% ऑफ प्रोटीन। तो इसको ज्यादा से ज्यादातर हमारे जो हिंदुस्तानी वेजिटेरियंस हैं इन लोगों को यूज करना चाहिए। सोया का प्रोडक्शन हिंदुस्तान में बहुत होता है, पर ये चाइना जाता है, जापान जाता है, कोरिया जाता है, और हम हिंदुस्तानी इसको बहुत कम यूज करते हैं। बट दिस इज अ वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, ऑलमोस्ट 50%। नाउ एक फिर जब हम लोग बीमार हो जाते हैं या भी किसी तरह से रिकूप करते हैं या पेशेंट्स को अनीमिया वगैरह है तो हम वे प्रोटीन की भी बात करते हैं।
अब ये वे प्रोटीन है, दूध से बनाया जाता है, और दूध में जो पनीर निकल जाता है, जो पानी बच जाता है, उससे पानी के से ये वाला प्रोटीन बनाया जाता है. अगेन यू फाइंड इट्स अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और ऑलमोस्ट 78 to 80% प्रोटीन इसमें पाया जाता है. सो ये आपने थोड़ा बहुत जाना प्रोटीन्स के बारे में, और मेरी आपसे गुजारिश ये रहेगी कि आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा सोया को यूज करें, वे प्रोटीन के बारे में भी अपना थोड़ा सा जाने. तब तक कोई और बोलेगा? मेरा फाइबर का लोड करा हुआ नहीं है मेरे पास, मालती ने भेजा है, मैं उस एक बात कर लेंगे, उसके बाद में फाइबर की बात करूंगी. I will just stop. Definitely. Thank you so much, Dr. Jain. We'll come back to you in a moment. आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सोया को हम कैसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत से लोग सोया का टेस्ट उनको पसंद नहीं होता है. तो जैसे आपने बताया कि उसको गर्म पानी में अगर थोड़ी देर बॉईल कर ले तो वो पैलेटेबल हो जाता है और फिर खाया जा सकता है. थैंक यू फॉर दैट टिप. और अब हम चलते हैं डॉक्टर दीपिका कोहली की तरफ, क्योंकि वो अब बात करने वाली हैं कि प्रेग्नेंट जो पेशेंट्स हैं उनमें कई बार एनीमिया और माल न्यूट्रिशन होता है, और ये सिर्फ गरीब तबके की लेडीज में ही नहीं बल्कि अच्छे घरों की लेडीज में भी होता है. और होता इसलिए है कि उनको सही जानकारी नहीं होती है. तो चलिए डॉक्टर दीपिका से जानते हैं कि कैसे इससे बचा जा सकता है. हेलो एवरीवन. हाँ जी, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी की. पहले न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी की बात करेंगे, फिर हम मिलेट्स के ऊपर बात करेंगे. जी. हाँ जी. न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी का मैं ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है हमारे प्रेग्नेंट लेडीज में, स्पेशली जो आजकल की जनरेशन है. क्योंकि हम जो भी पेशेंट्स आजकल देख रहे हैं, कुछ बहुत सारे मिथ्स हैं. रोज ही हम देखते हैं पेशेंट्स में कि एक तो बोलते हैं कि डबल खाना है, ईट फॉर 2. ऐसा नहीं है. वी हैव टू ईट फॉर 2, रादर वी हैव टू ईट अ न्यूट्रिशनल डाइट जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हों. ये जानना बहुत जरूरी है. और क्या पौष्टिक तत्व है, क्या पोषण है, क्या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं. क्योंकि जनरली बहुत सारे मतलब मिथ्स भी हैं प्रेगनेंसी में डाइट को लेके, जो कि हमारे प्राचीन समय से चले आ रहे हैं, और अच्छे भी हैं प्राचीन. और कुछ जो हमारे लाइफस्टाइल जो आजकल बच्चों का है, और जो न्यू मदर्स हैं, हमारी न्यू वुड बी मदर्स हैं, तो टू मच इंडल्जमेंट है उनका जंक फूड की तरफ, प्रोसेस फूड की तरफ, एंड फाइनली दे आर deprived of nutrition. Finally, they are at the end of their pregnancy, they are deprived of nutrition, especially iron, calcium, fiber. Fiber mainly, fiber को हम neglect करते हैं, लेकिन fiber बहुत जरूरी है क्योंकि they generally complain of constipation. क्योंकि diet जो है उनकी refined flour based है कि हमें cravings हो रही हैं, तो पैम्परिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है घर में कि ये खा लो, वो खा लो, बाहर का खा लो, अच्छा लगेगा, जो मन करे वो खाओ. इस चक्कर में हम लोग न्यूट्रिशन भूल जाते हैं. न्यूट्रिशन तो बहुत दूर ही रह जाता है और बस मन की हो रही है. तो इसलिए लेट अस स्टार्ट डाइट. स्पेशली ये कोई डिजीज नहीं है. दिस इज अ वेरी गुड ब्यूटीफुल जर्नी. 9 months ब्यूटीफुल जर्नी है ये. अभी इसको ऐसा नहीं, मतलब जनरली ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो कुछ प्रॉब्लम है. ऐसा नहीं है. तो व्हाट टू ईट, हाउ मच टू ईट, व्हेन टू ईट के बारे में बात करेंगे. पेशेंट को हम जैसे कभी अगर कोई चाहे तो फूड डायरी भी मेंटेन करने के लिए कहते हैं कि जब आप अपने डॉक्टर के पास रेगुलर विजिट पर आए तो आपने क्या क्या खाया. पेशेंट जनरली आते हैं कि प्रेगनेंसी में एसिडिटी का बहुत बोलते हैं कि एसिडिटी हो गई, हमने ये खाया तो एसिडिटी हो गई, वो खाया तो. और मजे की बात ये है कि ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, जो पेशेंट्स आ रहे हैं, जो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, वो कहते हैं नहीं हमने पराठा खाया तो हो गई, घर का खाना खाया तो हो गई, दही खाया तो हो गई, शिकंजी पी तो हो गई. ऐसा नहीं है. फिर उनसे जब हम पूछेंगे कि पूरा डाइटरी रिकॉल लेंगे तो पता चलेगा कि बाहर का खाना बहुत ज्यादा हो रहा है.
It is mainly 70-80% they are eating out, which is giving result to their acidity, their problems of constipation. ये बहुत बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है, क्योंकि बाहर का खाते हैं वो लोग, बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं। तो इसलिए फूड डायरी मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि फूड डायरी मेंटेन करो। जब भी आप डॉक्टर के पास अपने विजिट के लिए आए तो आपके पास फूड डायरी होगी, तो आप बताएंगे मैंने ये खाया था, आप बता सकते हैं। तो स्ट्रिक्टली नो टू जंक फूड। अगर आपका कुछ क्रेविंग्स हैं, गोलगप्पे खाने हैं, टिक्की खानी है, सब कुछ खाइए, घर पर बनाकर खाइए। एटलीस्ट घर में ये तो दिख रहा है कि हम ऑयल अच्छा यूज कर रहे हैं, रीयूज ऑयल नहीं है, ट्रांस फैट नहीं खा रहे हैं। हम घर में तो हम इतना रीयूज नहीं होता है ना ऑयल, तो हम घर का बना हुआ, अगर कुछ भी मैदा प्रिपरेशंस भी खाना है, मोमोज भी खाना है, अगर मन कर रहा है तो आप घर पर बना के खाएं। तो कैलोरीज का जैसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रा 300 कैलोरीज प्री प्रेग्नेंट रिक्वायरमेंट है। कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और मैक्सिमम जो कैलोरीज आ रही है हमारी 55 to 60% ऑफ कैलोरीज इज कमिंग फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में हमारा व्हीट भी आ रहा है, राइस भी आ रहा है, ओट्स भी आ रहे हैं, अगर ब्रेड्स भी खा रहे हैं, ये सब हमारा कार्बोहाइड्रेट में आ रहा है। इवन फ्रूट्स जो हैं हमारे, फ्रेश फ्रूट्स हैं, वो भी कार्बोहाइड्रेट में आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में आ रहे हैं। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 20% इंक्रीज, डेफिनेटली 15 ग्राम प्लस नॉर्मल रिक्वायरमेंट। गुड सोर्सेज, जैसा मैम ने भी अभी बताया, गुड क्वालिटी प्रोटीन जो है, कंप्लीट प्रोटीन जिसे हम मिल्क को कहते हैं, एग है, चीज है, मीट है, अगर नॉन वेजिटेरियन है, एग मिल्क को कंप्लीट फूड हम लोग कहते हैं। तो इनकम्प्लीट प्रोटीन जैसे पल्सेस है, लेग्यूम्स है, लेकिन हम इसको कॉम्बिनेशन में ले सकते हैं। मैम ने इतना अच्छा भी सोया का यूज बताया, सोया का यूज करें, सोया चंक्स का रायता के फॉर्म में ले सकते हैं सोया चंक्स, या पुलाव में डाल के ले सकते हैं, हम टोफू के फॉर्म में ले सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस है हमारा जो सोया है। फैट्स की मोर देन 30% ऑफ कैलोरीज फ्रॉम फैट्स, 30%। अब इसमें भी जैसे हम सैचुरेटेड फैट कितना यूज कर रहे हैं, 3 to 4 टीस्पून, इससे ज्यादा भी आप 5 to 6 टीस्पून पर भी जा सकते हैं। जैसे देसी घी है आपका, बटर है। अब पेशेंट्स वही वाली बात है, बोलते हैं कि हम इतना घी नहीं खाते हैं, हम इतना तेल नहीं खाते हैं। हाँ सही बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं खाते हैं, लेकिन वो जो जंक खा रहे हैं उसमें उन्हें पता ही नहीं है अननोइंगली वो कितना गंदा वाला ट्रांस फैट, कितने स्पून खा रहे हैं। 15 टीस्पून खा रहे हैं, 20 टीस्पून खा रहे हैं, और वो आपको एब्जॉर्प्शन भी नहीं होने दे रहा गुड न्यूट्रिएंट्स का, स्पेशली आयरन का, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो रहा है, बिकॉज दे आर ईटिंग टू मच ऑफ ट्रांस फैट, टू मच ऑफ जंक फूड। All the vitamins, that is A, B, C, D, K, to be taken in appropriate amount. B vitamins हैं, food sources B vitamins के, meat, poultry, fish। अभी जैसा मैम स्प्राउट्स की बात कर रहे थे, तो जो बी कॉम्प्लेक्स हैं, विटामिन हैं, ये विटामिन सी है हमारा, वाटर सॉल्युबल है। तो हम लोग अगर जब भी दाल स्प्राउट करते हैं तो उसकी डेफिनेटली न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज होती है। स्पेशली जो बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन सी उसमें डेवलप होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सोकिंग। तो बहुत ही अच्छा नाश्ता है। आप स्प्राउटेड दाल का चीला भी बनाया जा सकता है, आप उसको भी घर पर भी, ऐसा नहीं है कि घर का खाना कुछ हमारा बिल्कुल ब्लैंड डाइट है, उसको भी अच्छे से घर में, मैं तो बोलती हूँ 5 to 6 टीस्पून आप देसी घी यूज करें या ऑयल यूज करें, लेकिन वो हमें विजिबल फैट है जो हमें दिख रहा है, हम खा रहे हैं। मिनरल्स, कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, जिंक अच्छे से, जैसे कि कैल्शियम सबको पता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, एग से मिल रहा है हमें। आयरन हमें मीट, फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, ग्रेन, नट्स, ड्राई फ्रूट, सोक, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा वेदर बहुत हॉट है, सोक्ड फॉर्म में ले सकते हैं। फाइबर which is a neglected nutrient, but that is the most important nutrient, I must say. I always say in my PPT, always I say fiber is the traffic controller of all the diseases. Why? Because fiber is giving you satiety feeling. Fiber ही आपका blood sugar levels भी control कर रहा है, because अगर आपके अच्छा फाइबर आपने डाइट में लिया, रफेज अच्छा लिया, तो आपको लॉन्ग सटाइटी मिल रही है, आप अनाप शनाप हम नहीं खाएंगे, उल्टा सीधा नहीं खाएंगे। तो एक ब्रेड से अच्छा ऑलवेज एक स्टफ रोटी है। स्टफ रोटी भी आप तलने से अच्छा नीचे उतार के उसको, उस पे 1 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच बटर लगा के खाएं,
उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छा है, आपको टेस्ट भी आएगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिलेगा और फाइबर भी जाएगा। आपने लीफी वेजिटेबल डाल के स्टफ पराठा पालक का बनाया या पनीर का बनाया, दाल वाला बनाया, तो इट इज अ प्रॉपर वेरी गुड ब्लेंड ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। साथ में आप दही के संग खाइए या सोया चंक्स रायता के संग खाइए, लौकी रायता के संग खाइए। हेल्दी बैलेंस डाइट में आपका मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स अच्छा, हम सभी कुछ लेते हैं, हमें सब पता है। सीरियल्स हम 150-200 ग्राम्स होल ग्रेन्स अनरिफाइंड फॉर्म में, वेजिटेबल 2 से 3 सर्विंग ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल, 2 से 3 सर्विंग ऑफ सैलेड। लेकिन इसके साथ मेरा मेन एम्फेसिस इसी पर है कि हम अच्छी डाइट लेते हुए अगर हम जंक फूड खाते हैं, देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ गुड बैलेंस डाइट, इट इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड एट ऑल, इट इज नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब। तो अच्छा खाने के लिए अच्छा खा रहे हैं तो ये गंद बंद करना ही पड़ेगा। जो पेशेंट्स को हम स्ट्रिक्टली बोलते हैं, अगर आपने ये पॉइजन है, दिस इज पॉइजन, this is spoiling your baby also and you also. Your baby is also deprived of nutrition and you are also deprived of nutrition if you are eating too much of junk, too much of processed food. अगर आप खा रहे हैं तो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स स्किप नहीं करिए मील्स की, अभी मन नहीं है, बीच में फ्रूट नहीं खाएंगे। स्नैकिंग करनी है तो हेल्दी स्नैकिंग कीजिए, अर्ली डिनर्स कीजिए, जंक फूड अवॉइड कीजिए। एक ऑप्टिमल वेट गेन, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया, जितना एक ऑप्टिमल है उतना ही वेट गेन होना चाहिए। नॉर्मल वॉक होनी चाहिए, एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटी, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग जैसा आपके डॉक्टर एडवाइस करें। टू मच ऑफ एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं लेना चाहिए, खुद से सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना चाहिए। नाउ वी कम टू अनीमिया इन प्रेगनेंसी। जैसे सिम्टम्स अनीमिया, अगर जैसे एक्सेसिव टायर्डनेस हो रही है, वीकनेस हो रही है, चेस्ट पेन हो रहा है, लो बॉडी टेम्परेचर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं, आप एनेमिक हो रहे हैं, तो आपको अपना डाइट इंप्रूव करनी है, जिसमें विच इंप्रूव्स योर हीमोग्लोबिन एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें आपका एनीमिया रिच डाइट में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट का रायता ले सकते हैं, बीट रूट का पराठा खा सकते हैं, होल फ्रूट, आप अनार के जूस से अच्छा पूरा अनार खाइए, आपको फाइबर भी मिल रहा है, आपके हीमोग्लोबिन के लिए भी अच्छा है। अगर नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन वगैरह खा सकते हैं। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स का लड्डू बना के, गुड़ में लड्डू बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छा है। सीरियल्स में भी आप सभी चीज खा सकते हैं, बट आपको जैसे रेडी टू ईट जो ब्रेकफास्ट सीरियल्स होते हैं वो अवॉइड करके नॉर्मल हम वेजिटेबल ओट्स बना लिए या मिल्क ओट्स बना लिए, या अपना नॉर्मल सबसे अच्छा है दलिया खाया, हमने दूध दलिया ले लिया या वेजिटेबल दलिया ले लिया, इस तरीके से हम बना सकते हैं। बेसन चीला, पनीर वगैरह डाल के, पालक डाल के, बहुत ही अच्छा है। सभी तरह के नट्स हैं, पालक है, सी फूड अगर खाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है आपके लिए। एग, अगर एग खा रहे हैं तो रोज इवनिंग स्नैक में, जैसा कि पहले बताया कि स्नैकिंग, हेल्दी स्नैकिंग में आप अगर इफ यू आर ईटिंग एग, तो बेस्ट इवनिंग स्नैक इज अ होल एग, और ऑमलेट भी खा सकते हैं। नहीं तो इवनिंग स्नैक में आप कोई शेक ले सकते हैं विदाउट शुगर, बनाना शेक, मैंगो शेक, इस तरह से, या बादाम मिल्क शेक। घर पर हम ये सब ले सकते हैं बना के। घर की चीजें हमें नुकसान नहीं करती हैं। हम बाहर कुछ भी खाते हैं, लेकिन घर में हम हिच होता है कि हम ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है हमें। जैसा कि हम देख रहे हैं ड्राइड एप्रिकॉट्स का, आयरन का मैं आपको बता रही हूँ, आयरन फूड रिच फूड्स जो है, किशमिश है, 1.9 मिलीग्राम आयरन कंटेंट है किशमिश। भीगी हुई किशमिश तो और अच्छी होती है, इट इज वेरी गुड फॉर स्किन ऑल्सो। स्ट्रॉबेरी है, 1.08 milligram of iron. Apple, 0.1 milligram. Pumpkin seeds are also very good amount of fiber also. 1.7 to 3.9 milligrams. Tomatoes, these are all rich in fiber and rich in iron. Mushrooms आप खाएं, मटर, ब्रोकली, डेट्स भी खा सकते हैं आप। डेट्स, अगर डेट्स जैसे टेबल शुगर अवॉइड करके आप अपना जो शेक्स हैं उसमें खजूर या किशमिश डाल के बना सकते हैं। बहुत ही हेल्दी न्यूट्रिशियस शेक घर पर ही बनता है, इंस्टेड ऑफ हैविंग मार्केट के जो रेडीमेड शेक्स हैं जो हम लोग बाहर से लेके पीते हैं, उनसे अच्छा आप घर में शेक बनाएं, उसमें मखाने वगैरह डाल के, खजूर डाल के, बादाम डाल के, ये सब डाल के हम शेक्स ले सकते हैं। बहुत ही न्यूट्रिशियस है और अच्छा इवनिंग स्नैक है। इंस्टेड ऑफ हैविंग आउटसाइड टिक्की और समोसा,
आप, और समोसा भी खाना, ऐसा कोई समोसे का वो नहीं है, आप समोसा भी खा सकते हैं, बट घर पे खाएं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच डॉक्टर दीपिका, आपने बहुत ही अच्छी बात बताई। और एक बात तो जो खासकर आपने पॉइंट आउट की कि पेशेंट से जब आप कहती है कि 4 से 5 टीस्पून आपको घी खाना है और ऑयल खाना है, तो वो कहते हैं कि हम तो इतना खा ही नहीं सकते, लेकिन इनविजिबल फॉर्म में हम लोग कितना खा जाते हैं उसका कोई रिकॉर्ड, कोई कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं। तो आई होप कि हमारे जितने ऑडियंस हैं आज इस बात को समझे होंगे। और अब हम नेक्स्ट चलते हैं डॉक्टर रूबी बंसल के पास, जो कि ट्यूबरकुलोसिस और HIV जो पेशेंट्स हैं या और भी जो पेशेंट्स जिनकी हाल में ही सर्जरी हुई है, उनको किस तरह की डाइट चाहिए उसके बारे में हमें बताएंगी। वेलकम डॉक्टर रूबी। Dr. Ruby, unmute. Good afternoon. I will just try to share my screen. Malti. मैडम लेफ्ट हैंड साइड से 5th वन जो एरो है, हाँ चलिए मालती बताइए। मालती, हेलो। हाँ। यस मैम, एंटायर स्क्रीन वो जो एरो वाला है उस पे प्रेजेंट नाउ पे जाइए। एंटायर स्क्रीन पर तो मैंने कर दिया ना। एंटायर स्क्रीन पे जाने के बाद एक छोटी विंडो खुली होगी, उस पे टिक कीजिए, फिर उसके बाद शेयर का बटन ब्लू हो जाएगा। ये जहाँ हाथ बना हुआ है ना उसके पास है एरो प्रेजेंट नाउ। उसके बाद ना शेयर का बटन ब्लू हो जाएगा ना, छोटी विंडो खुलने के बाद कहीं भी टिक कर दीजिए, कहीं भी क्लिक कर दीजिए एक बार। शेयर तो आ रहा है। शेयर आ रहा है पर वो ब्लू नहीं होगा ना अभी। हाँ, हो गया मैम। अपनी पीपीटी खोल लीजिए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए। हाँ बस, इसको हाइड कर देना मैम। आ रही है। हाँ मैम, Is it visible? बहुत बढ़िया। So, good afternoon, everyone. I think lot of things we have heard. बहुत सारी चीजें हमें समझ आ गई हैं कि क्या हमें जो मैडम का प्रेजेंटेशन था that was full of every information कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। And Dr. Deepika also explained very well कि हमें किस तरह की डाइट प्रेगनेंसी में लेनी चाहिए। तो अगर अब मैं बात करूं कुछ क्रोनिक डिजीजेस की, जैसे कि अगर हम कहें कि प्रेगनेंसी इज ए हैप्पी लाइफ का इशू है, सो देयर इज ए अगेन लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ द डाइट। पर जब कोई भी बीमारी आ जाती है किसी भी तरह की जिसमें हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है, तो उसको हम कैसे डील करें, वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट कुछ खा ही नहीं पा रहे हैं। तो मेन फोकस इज TB, HIV and post surgery patients. So first thing is why diet is important in TB. तो TB एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, और अगर हम बात करें तो सबसे पुरानी एक इन्फेक्शन डिजीज बीमारी है जो कि सभी ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस की होगी अपने आसपास। बहुत सारे लोगों को TB एक ऐसा है कि जिसको कहते हैं कि हर किसी के शरीर में लेटेंट रूप में एक TB का बैक्टीरिया कीटाणु पड़ा होता है, और कभी भी किसी भी फॉर्म में, कभी भी किसी भी सिचुएशन में वो एक्टिव हो जाता है। तो कितनी सारी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, और इंडिया इज द कैपिटल ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी खुद इस TB मुक्त भारत के लिए लगे हुए हैं, बिकॉज ये बीमारी है और ये इन्फेक्शन डिजीज है, एक दूसरे से फैलती है, हवा के कीटाणुओं में मिलने के कारण फैलती है। तो उसकी वजह से जो है इसका में डाइट का बट क्या रोल है। सो TB का जो है ना एक विशियस साइकिल होता है। जैसे कि जो अगर आप देखेंगे ना तो TB किसको होती है, TB लोअर क्लास लोगों को बहुत ज्यादा होती है, जिनकी इम्यूनिटी कम है या जो लोगों की प्रॉपर डाइट नहीं होती, मैल नरिश होते हैं, मजदूर लोग, फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोग, भीड़ भाड़ में जो रहते हैं, एक कमरे में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उनको होती है। तो ऐसे ही पुअर न्यूट्रिशन, अगर हम इस सर्कल को देखें तो अंडर न्यूट्रिशन वाले लोग जो है, इम्पेयर्ड सेल मीडिएट इम्यूनिटी, उनकी सेल की इम्यूनिटी कम हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, फिर एनोरेक्सिया, इन्फ्लेमेशन, और बहुत सारे जो है साइटोटॉक्सिन्स जो है वो डिसॉल्व बॉडी में अंदर आ जाते हैं।
तो उल्टा है, मेलनरिश्ड है तो टीबी हो सकती है और टीबी के कारण मेलनरिशमेंट हो जाता है। तो इसलिए इस सर्कल को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं बात करूं जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम की, शायद आप लोगों में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि या कुछ को पता होगा, जो गवर्नमेंट का जो एक टीबी का जो प्रोग्राम है, बहुत ही रोबस्ट प्रोग्राम चल रहा है आजकल। और इसमें जितना भी जो है पोषण का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा दिया गया है, क्योंकि गरीब लोग होते हैं या उनको सबको सरकार की तरफ से या एक निक्षय मित्र योजना है जिसमें कि हम पेशेंट्स के साथ, एक पेशेंट के साथ एक नॉर्मल पर्सन को जोड़ देते हैं जो उसके पोषण का ख्याल रखता है। तो पौष्टिक आहार टू ऑल टीबी पेशेंट, ये एक संदेश है जो कि हर टीबी के मरीज को के पास होना चाहिए। पोषण फॉर ऑल, और ईच वन अडॉप्ट वन और मोर टीबी पेशेंट। तो कोई भी व्यक्ति अडॉप्ट करता है, एंड बहुत सारे हैं, मतलब आप बात करेंगे कि वर्ल्ड में वी आर नंबर 1 की, जिसमें जो है हमने एक निक्षय मित्र योजना जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाई थी और एनटीईपी प्रोग्राम ने इनिशिएट की, तो उसमें जो है हर टीबी के मरीज को, क्योंकि टीबी ऐसी बीमारी है जिसके कारण कि वो लोगों का काम छूट जाता है या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, वो काम करने लायक नहीं रहते या घर में सपोर्ट नहीं होता, तो कि खाना है नहीं इसलिए नहीं खा पा रहे हैं, तो वो खाने का सामान मंथली बेसिस पर उनको दिया जाता है। So this is the sort of the healthy diet, चाहे वो ट्यूबरक्लोसिस हो, चाहे सेम happens with the HIV patients। दोनों में ही इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और दोनों में ही जो माल नरिशमेंट है और वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है। जो क्योंकि हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें बिल्कुल समझाया जाता था कि आप जो है, अगर कोई मरीज आपके ओपीडी में घुस रहा है तो आप उसे देखकर पहचान सकते हैं कि वो टीबी का है या उसको कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी है, क्योंकि वो बिल्कुल कैप्सिक होते हैं, मांस हड्डी का ढांचा बन के रह जाते हैं। सो डाइट का क्या इंपॉर्टेंस है? सपोर्ट द इम्यून सिस्टम, वो इम्यून सिस्टम को जो वीक हो गया है उसको इम्प्रूव करती है। हीलिंग और टिश्यू रिपेयर, क्योंकि जो सारा मांस है वो हट गया है बीमारी की वजह से, तो डाइट बहुत बड़ा एक काम करती है उसमें, जितनी भी टिश्यू को रिपेयर करने का। वेट मेंटेनेंस, गेन, अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो वेट गेन कैसे होगा? तो दवाइयों के साथ साथ खाने का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और इसी वजह से वो माल नरिशमेंट को हटाती है। सो जो अगर जो है जो जितनी भी रिक्वायरमेंट उसमें न्यूट्रिशन की हो गई है, कम हो गई है, तो अगर हम दवाइयों के साथ अच्छा न्यूट्रिशन देंगे तो हीलिंग जल्दी होती है दोनों ही पेशेंट्स में, टीबी हो, HIV हो, किसी भी क्रोनिक इलनेस की बात करें। डाइट के प्रिंसिपल सबको पता है कि वन डाइट इज नॉट दैट वन फिट्स फॉर ऑल। ये एक क्वेश्चन को, ये इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि हम कहते हैं ना, अभी भी मैडम ने इतनी सारी चीजें बताई और कोई किसी को चंक पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। सिर्फ पसंद ही नहीं, परंतु आप एक तरह से उसको वो नहीं कर सकते कि एक तरह की डाइट जो है हर किसी को सूट हो जाएगी, या उसको उसी तरह के, हमें अगर गरीब है तो उसकी डाइट में हमें उसी तरह की चीजें इंक्लूड करके बतानी पड़ेंगी। मैं उसको गरीब व्यक्ति को नहीं बता सकती कि तुम कीवी खाओ और एवोकाडो खाओ। सो दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट है कि आपकी जितनी भी डेली रूटीन की चीजें हैं आप उसको कैसे खा सकते हैं और किसी की किस तरह की एलर्जीज को ध्यान में रखना होता है। सो फिर डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीवियरिटी ऑफ डिजीज पर डिपेंड करती है, अदर हेल्थ कंडीशंस पर, एज है, जेंडर है और किस तरह की और कॉमोर्बिडिटी है, उस पर भी डाइट आपकी इंपॉर्टेंस डिफरेंट होती है डिफरेंट पेशेंट्स के लिए। तो कॉन्सेप्ट यही है कि डाइट जिसमें कि वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स और दालों का, लेग्यूम्स का या स्प्राउटेड का, इन सब का जो है पूरी तरह से कॉम्बिनेशन हो। किसी भी तरह के, अगर जो लोग फैट, जो मीट खाते हैं, मांस मच्छी खाते हैं, तो उसमें पता होना चाहिए कि किस तरह का हमें खाना चाहिए। फिर डॉक्टर दीपिका ने भी बताया कि जंक फूड अवॉइड करना है, और चाहे वो प्रेगनेंसी हो चाहे वो कोई डिजीज हो, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फ्रूट्स और एडिड शुगर, उस सबको हमें अवॉइड करना है। प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और स्पेशली हम जो अगर किसी भी क्रोनिक डिजीज में बताते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट, प्रोटीन्स का उपयोग, टीबी, HIV में स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट का बहुत बड़ा योगदान है। प्रोटीन्स को मैडम ने बहुत अच्छे से समझाया, जो कि मैंने उस तरह से इंक्लूड भी नहीं किया, बट नाउ आई थिंक कॉम्बिनेशन इज फुल कि आपके जो है प्रोटीन्स किस चीज में कितना ग्राम होता है। अगर मैं आपको बात करूं कि जो सरकार जो ये पोषण जो प्रोवाइड करती है हर पेशेंट को, उसमें ना पूरा 1 किलो चंक, सोया चंक जरूर दिया जाता है, 2 दालें दी जाती हैं, चावल दिया जाता है, आटा होता है और तेल होता है, ये, और शुगर, डेफिनेटली चीनी या गुड़, वो भी उसमें जो है साथ में दिया जाता है। तो ये वाला एक पोर्शन जो है वो पूरी तरह से, क्योंकि सोयाबीन एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, सस्ता और अच्छा सोर्स है, एंड इसमें सबसे ज्यादा शायद प्रोटीन होता है बाकी चीजों से,
अगर हम वेजिटेबल प्रोटीन की, वेजिटेरियन प्रोटीन की बात करें, तो इसको बनाने का डिफरेंट डिफरेंट तरीका हो सकता है। डेफिनेटली उसको उबाल के कोई आप किसी भी चीज में डाल सकते हैं। इवन जो खिचड़ी बनाते हैं, हम जो पेशेंट्स को समझाते हैं कि खिचड़ी खाइए आप, बिकॉज इजीली डाइजेस्टेबल होती है, उसमें भी छोटा वाला जो चंक आता है उसको भी डाल सकते हैं, बड़ा वाला चंक भी जब वो उबल जाता है उसको भी काट के पीसेस करके डाल सकते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बनती है। और जैसे कि बच्चे नहीं खाते, मैं आपको अपनी पर्सनल बात बताती हूँ। मेरा बेटे ने जब वेट लॉस किया था तो वो सोयाबीन काफी खाता था। सोयाबीन का उसको टेस्ट भी नहीं पसंद था, परंतु उसको वो सोयाबीन को ही चाइनीज स्टाइल में बना के खाने लगा था। उसमें प्याज डाला, उसमें जैसे ये लोग पास्ता बनाते हैं तो वो उसी तरह से प्याज डाल के, कैप्सिकम डाल के, टमाटर डाल के और उसमें थोड़ी सी सॉस डाल के उस हिसाब से उसको सोयाबीन को बना के खाते थे। तो देयर आर डिफरेंट वेज। तो सोयाबीन, चना, पल्सेस, दालें, पनीर, मीट, फिश और मिलेट्स की जो बात पूर्णिमा जी ने भी शुरू में कही थी, मोटा अनाज, ये हमारे हिंदुस्तान की कल्चर था और पहले शायद लोग सिर्फ मोटा ही अनाज खाते थे। आजकल वो मिलेट्स के नाम में से थोड़ा फैंसी नाम भी लगता है और बहुत ज्यादा प्रमोशन हो रहा है, और G20 में भी सबने देखा मिलेट्स का कितना बड़ा योगदान रहा है। सो जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है 100 से 150 ग्राम आदमी के लिए, 80 से 100 ग्राम वीमेन के लिए। मैं टीबी की बात कर रही हूँ, क्रोनिक जो डिजीज होती है टीबी, HIV, जिनको ऑलरेडी मालनरिशमेंट हो गया है, उन लोगों के लिए इतने रिक्वायरमेंट है। किसी को अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली किडनी, क्योंकि प्रोटीन को पचाना बहुत अच्छा, बहुत आसान नहीं होता है, तो और किडनी का प्रेशर भी पड़ता है, तो 15-20% कैलोरी जो उससे ज्यादा प्रोटीन से नहीं मिलनी चाहिए, जिससे कि अगर वो किडनी पर स्ट्रेस डालेंगे। चूज एक्स्ट्रा लीन पोर्क, बीफ, स्किनलेस चिकन, ब्रेस्ट, फिश एंड लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। मतलब वही जो मैडम ने भी बताया कि जो पनीर बाहर से लाते हैं उसमें ज्यादा फैट होता है। अगर आप घर में ही पनीर निकाल के बनाए तो वो बहुत अच्छा होता है। और जो वे प्रोटीन की बात की थी मैडम ने कि वो जो हम निकाल देते हैं उसका पानी बचता है, तो आई रिमेम्बर कि पहले जो है ना, जो प्रेग्नेंट लेडी होती थी, बच्चा होने के बाद उनको वो दूध को फाड़कर उसका पानी पिलाया जाता था। वो शायद उसका वही कारण था कि उससे कहते थे कि ज्यादा दूध अच्छा होगा बच्चे के लिए। तो वो प्रोटीन का सोर्स बहुत अच्छा है और वो दैट इज वेरी गुड। इवन आप जो है जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं हम उनको भी वही चीज बता सकते हैं कि आप उस तरह से दूध को फाड़ के अगर उसका पानी भी पीते हैं, वो जो वे प्रोटीन बनता है उसी को सुखा के बनता है, और अगर आप थोड़ा सा पानी भी, 1 कटोरी पानी भी उसको पी ले तो उसको फेंकना नहीं चाहिए, या उसमें आटा लगा लें, तो दैट विल बी ए गुड सोर्स। वो सब चीजें हमें फैट्स, एक्स्ट्रा एनर्जी। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जितनी भी क्रोनिक इलनेस होती है इसमें वेट लॉस होता है। वेट लॉस है तो हमें जो है डाइट ऐसी देनी है कि हमें उसमें जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है कि आपको फैट कम खाना है, ओनली पर स्पेसिफिक नीड के अकॉर्डिंग फैट्स को भी प्रोवाइड कराना है। डॉक्टर दीपिका ने बताया कि 4-5 चम्मच घी इज गुड। सो वो कोई आपको हार्म नहीं करता है, परंतु जो जंक फूड के थ्रू हम जो तेल और घी का जो तेल का हम जो एब्जॉर्प्शन करते हैं ट्रांस फैट का, वो बैड है। सो जो 30% डेयरी ऑफ डेली कैलोरीज फैट से मिलती है, 10% जो आपको मोनोसेचुरेटेड फैट से, जैसे कि नट्स हुए, अभी बात की थी बादाम और अखरोट, पर गरीबों का जो बादाम होता है वो मूंगफली होता है, और डिफरेंट तरह की कोई भी अगर सीड्स। सो नॉट टू एडवाइज बहुत फैंसी डाइट या जो वो अफोर्ड नहीं कर सके उसके लिए नहीं, पर किसी भी तरह के, यहाँ पर मैंने कैनोला और ऑलिव ऑयल लिखा है, पर कोई भी ऑयल, सनफ्लावर ऑयल और जितने भी तरह के मार्केट में जो मिलते हैं जो कॉमनली यूज होते हैं खाने में, वो सब ऑयल से आपको 10% से के करीब जो है डेली कैलोरीज मिल जाएंगी। फ्लैक्सीड तो थोड़ा फैंसी का नाम है, पर अलसी के बीज जो है लोगों को पता होता है और वो सस्ते भी मिलते हैं, फ्लैक्सीड के नाम से महंगे मिलते हैं। सो वी शुड यूज ऑल दीज, जो हमारी एंशिएंट टर्मिनोलॉजी है उसको हम यूज करेंगे तो वो चीजें इजीली अवेलेबल हैं और आराम से मिल जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी देते हैं, 5 to 6 सर्विंग्स, 3 कप सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल पर डे खाने चाहिए। मैडम ने बहुत अच्छे से जो है वो पोर्शन साइज बनाया। आई विल इवन रिक्वेस्ट मैडम टू गेट दिस, आई वांटेड दिस दैट स्लाइड टू पेस्ट हियर, कि वो बहुत मरीजों को समझाने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। इवन आई हैव सीन दिस फर्स्ट टाइम कि आपको मुट्ठी भर के या पाम के हिसाब से किस तरह से आपको पोर्शन साइज खाना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दीज पेशेंट्स ऑल्सो। और इन बीमारियों में किस तरह से आपको खाना चाहिए, अगर किसी को डायबिटीज है तो डेफिनेटली कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कम करना होगा। और इम्पोर्टेंट है कि वेजिटेबल्स में भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो वेजिटेबल के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको ज्यादा उपयोग करना होगा इन प्लेस ऑफ द ब्रेड और बेकरीज आइटम।
So limit simple sugars such as candy, cake, cookies और ice creams. So that is the important. पर हमारे पास बहुत सारे छोटे बच्चे भी आते हैं टीबी के मरीज बन के, तो उनको हम कभी कभी जो है कुकीज और केक्स और ये आइसक्रीम को एडवाइस भी करते हैं कि कभी अगर वो बच्चा बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहा है तो घर में बना के, घर में कोई भी तरह की चीजों को आप उनको बनाकर दीजिए. अगर आप घर में आइसक्रीम जमा सकें तो वो जब उनको खांसी नहीं हो तो वो चीज वो ले सकते हैं. विटामिन ए बहुत अच्छा सोर्स है. विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए सभी तरह की डार्क ग्रीन लीफी जितना भी ये पालक, मेथी, बथुआ, इन सब में मिलती है. येलो ऑरेंज जो ये आपके कैप्सिकम येलो ऑरेंज आती हैं, इनमें काफी अच्छा विटामिन ई होता है. जिसे हम, अगर मैंगो का सीजन है, मैंगो में बहुत अच्छा विटामिन ए होता है. और सो लीवर, जो लोग नॉनवेज खाते हैं तो लीवर में, और होल एग उसमें भी अच्छा खासा विटामिन ए होता है. तो वो हम एक एग जरूर एडवाइस करते हैं जो लोग नॉनवेज खाते हैं कि आप 1 से 2 अंडा जरूर खाइए, तो वो पेशेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. विटामिन बी के सोर्स डॉक्टर दीपिका ने बहुत अच्छे से समझाए हैं कि जितनी भी वेजिटेबल अगर स्प्राउटेड करके हम उसको बनाएंगे तो उसमें जो है उन्हीं दालों को, उन्हीं चीजों को, छिलके वाली दालों को, उसमें विटामिन बी का भी पोर्शन होता है. विटामिन सी सारे तरह के साइट्रस फ्रूट, जितने भी खट्टे फल है, नींबू है, संतरा है, मौसमी है, इन सब में, और इवन हरी मिर्च, दैट इज अ गुड सोर्स ऑफ द विटामिन सी. विटामिन ई भी अगेन ग्रीन लीफी वेजिटेबल में भी, पीनट्स में और वेजिटेबल ऑयल्स में विटामिन ई का सोर्स होता है. और चाहे वो आप काजू, बादाम, इनमें भी विटामिन ई अच्छे से होता है. सेलेनियम, पूरा का पूरा होल ग्रेन्स, जितना भी ग्रेन होता है, और स्पेशली हम इन मरीजों में व्हीट को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं बिकॉज प्राइमरी फूड इज व्हीट एंड राइस. सो जो देसी राइस होता है और होल व्हीट का जो आटा होता है, मतलब नॉट मैदा पर गेहूं का जो आटा होता है, वो आराम से यूज किया जा सकता है. सो सेम, दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द डाइट. स्पेशली मालती, मैंने एक डाइट चार्ट भी टीबी के पेशेंट के लिए स्पेशली बनाया था, वो उसको पोस्ट कर देना अगर किसी को जरूरत है चैट पर. सो वो उस तरह से. और सबसे अच्छी जो चीज होती है डाइट में, स्पेशली जो हम इन पेशेंट को बताते हैं, इजीली कुक्ड, और वो खिचड़ी अगर आप बात करें आजकल देखेंगे तो, अगर कल आपने G20 का वो देखा होगा तो मोदी जी स्पेशली जो है वो मिलेट्स की खिचड़ी और मशरूम डाल के उसमें, वो बड़ा काफी चैनल्स पे दिखाया जा रहा था कि ये जो है वहाँ का मेन फूड जो सबने पसंद किया वो था. और मोदी जी हिमसेल्फ खुद वही खिचड़ी, मशरूम वाली खिचड़ी और वो मिलेट्स वाली खिचड़ी को खा रहे थे. तो खिचड़ी इज इजीली कुकेबल, कि उसको बहुत इजीली आप दाल चावल भिगा दीजिए, उसी में सारी सब्जी डाल दीजिए. सो दैट इज ए फुल मील फॉर दीज पेशेंट. बिकॉज वीमेन आती हैं, ज्यादा बीमार होती हैं, नहीं बना सकती हैं, तो ये बहुत अच्छा मील है. चाहे वो आप दलिया के साथ बना लीजिए, दलिया और दाल की को मिक्स करके बना लीजिए खिचड़ी, उसमें सब्जियां डाल लीजिए, तो वो बहुत अच्छे से बन जाती है. सेम अदर क्रोनिक डिजीज, जैसे मैंने बात करी, क्रोनिक डिजीजेस का मतलब क्या है, पर ओनली थिंग, ये सबको एक चीज बिल्कुल स्पेसिफिकली समझ लेनी चाहिए कि डिफरेंट क्रोनिक डिजीज टाइप पर्टिकुलरली डिफरेंट होती है. चाहे वो केसेस ऑर्गन ट्रांसप्लांट के हों, जिनको किसी को किडनी की बीमारी हो, हार्ट डिजीज हो, और वो सबके लिए स्पेसिफिक डाइट होती है. क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, बहुत सारे पेशेंट मेरे को आते हैं, मैडम हम तो ना किडनी के मरीज हैं पर 4 लीटर पानी पी लेते हैं, या हार्ट के मरीज हैं जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 25% रह रहा है कि हम 4 लीटर पानी पी लेते हैं. अगर वो 4 लीटर पानी पी लेंगे तो वो जाके सीधा हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा. बिकॉज वो लोड, पानी का लोड, सिर्फ पानी का, कि हाइड्रेशन हर चीज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, हाइड्रेट पानी ज्यादा पियेंगे तो वो उनका लोड हार्ट और किडनी नहीं ले पाएंगी, और वो उनका जो है हार्ट पर जब लोड बढ़ जाता है तो वो फेफड़ों में पानी बढ़ जाता है, एंड दैट कैन लीड टू द डेथ इवन. सो बहुत स्पेसिफिकली डॉक्टर्स को ये समझाना होता है, और स्पेशली मरीज को भी समझना चाहिए कि जस्ट नॉट कि हमने गूगल पे डाइट देख ली, और हमने फेसबुक पर डाइट देख ली, और हमने व्हाट्सएप पर डाइट देख ली कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो दैट इज द कॉमन थिंग, हम तो पानी ज्यादा पीते हैं. सो इवन ए सिंपल थिंग कैन लीड टू द लॉट ऑफ प्रॉब्लम. सो इसीलिए स्पेसिफिक चीजों के लिए स्पेसिफिक डाइट होनी चाहिए. सो इम्पॉर्टेंट है कि हेल्थ केयर अपने डॉक्टर से बात करें, अपनी डाइटिशियन से बात करें, और उसी तरह से आप जो है अगर कोई क्रोनिक डिजीज से ग्रसित हैं तो डाइट को उसी तरह से समझ कर लें. सेल्फ डाइट कैन हार्म. फूड्स टू अवॉइड, अगेन डॉक्टर दीपिका ने भी बहुत स्ट्रेस किया कि क्या क्या अवॉइड करना है. स्पेशली रिफाइंड कार्ब्स, मैदा, शुगर, ये सब चीजें, और इवन एटलीस्ट क्रोनिक डिजीज में जिनको डायबिटीज नहीं है, हम शुगर को अवॉइड नहीं करते बिकॉज दैट इज गिविंग ए सडन एनर्जी. तो इसलिए हम उनको शुगर के लिए मना नहीं करते, परंतु जब उनका वेट ठीक होने लगता है
तो वी प्रेफर देम कि आप गुड़ का ज्यादा प्रयोग करें या चीनी का कम प्रयोग करें, तो इस तरह से वो कर सकते हैं। We don't restrict them for the sugar, especially the poor patient. Deep fried food, junk food, ये सबको अवॉइड करना चाहिए, सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना चाहिए, अल्कोहल, स्पेशली एंटायर ट्रीटमेंट में अल्कोहल और स्मोकिंग उसको जरूर अवॉइड करना चाहिए, और एक्सेसिव कैफीन एंड कार्बोनेटेड बेवरेजेस, यही स्पेशली हम बोलते हैं कि ये कोका कोला और पेप्सी और ये जितने भी एरिएटेड ड्रिंक आते हैं इनको जरूर अवॉइड करें, कि बिकॉज ये आपकी एब्जॉर्प्शन को, मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन को पुअर करते हैं। पोस्ट सर्जरी में स्पेशली अगर सही आइनों में अगर वो कहें तो जो अगर ये सिजेरियन सेक्शन से बच्चे होते हैं, दैट इज आल्सो पोस्ट सर्जरी। और स्पेशली हम बात कर रहे हैं पोस्ट सर्जरी में कि मान लीजिए हार्ट सर्जरी हुई है या कोई भी सर्जरी हुई है, किसी भी तरह की सर्जरी, डाइट पोस्ट सर्जरी का एक ही रूल है, रिकवरी फ्रॉम सर्जरी कैन बी चैलेंजिंग टाइम बेसिकली, बिकॉज इतना सारा जब अगर किसी भी बॉडी को एक कट भी लगाया जाता है, सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ टॉक्सिन्स जो आ जाते हैं और उस टिश्यू को रिपेयर होने में टाइम लगता है। तो वहां पर भी इम्पोर्टेंस आती है हाई प्रोटीन डाइट की, कि प्रोटीन का उपयोग ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज प्रोटीन इज द ओनली थिंग जो आपको टिश्यू रिपेयर में काम करता है, टिश्यू को बनाने में काम करता है। सो अगेन dietary recommendation depends on the type of the surgery. So again, one shoes will not fit for all. So individual health need, comorbidities, allergies, we need to keep everything in mind कि आपको किस तरह की डाइट प्लान देना है। तो अगेन इसके लिए प्रिंसिपल यही है कि अपने डाइटिशियन से या अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से जरूर कंसल्ट करें। और स्पेशली जैसे कि जनरल डाइटरी अगर मैं बात करूं, जो सबसे पहले अगर मैं अपना ही एक्सपीरियंस आप लोगों को उसके साथ शेयर करती हूँ, मेरे हस्बैंड का बाईपास हुआ था। सो जो फर्स्ट थिंग व्हेन वी वर गेटिंग डिस्चार्ज, तो जो डॉक्टर ने उनको बताया था, उन्होंने कहा कि सर आपके लिए ना डाइट कुछ नहीं है। उनका मैं क्या खाऊं, फैट नहीं खा सकता। उन्होंने कहा आपने डाइट कुछ नहीं है, 1 महीने के लिए आपने सब कुछ खाना है, अच्छे से खाना है। आपने कहा, उससे कहा मैं घी नहीं जी, आपको घी भी खाना है, क्योंकि आपका जो इतना सब कुछ कटा है तो ये हील नहीं होगा जब तक आप ये सब चीज नहीं खाएंगे। 1 महीने के लिए, कि मुझे तो हार्ट अटैक हुआ था, वो हार्ट की सर्जरी हुई है, बोले कि जब तक आपकी सर्जरी, जब तक ये हीलिंग नहीं हो जाती 6 वीक के लिए नो रेस्ट्रिक्शन। सो दैट डज नॉट मीन कि आप बाहर का फूड खाएं, बट रेस्ट्रिक्शन से मतलब था कि आप अगर घर में बिल्कुल पहले रूखी रोटी खा रहे थे तो आपने घी का इस्तेमाल भी करिए। ऐसा नहीं है कि घी इज वेरी गुड, importance of ghee is definitely a lot of things which is providing good fats, घी देता है। तो घी भी खाना है, अंडा भी खाना है, आपने प्रोटीन्स भी खाना है, आपने दालें भी खाना है, आपने जो है सभी तरह की जो न्यूट्रिशंस हैं, कि आपको चावल भी खाना है, आपने दही भी खाना है। और स्पेशली जो मैं अगर टीबी के मरीजों की बात करूँ ना, तो बहुत सारे लोग आते हैं कि नहीं जी, जब से हमें खांसी हुई है तो हमने दही छोड़ दिया, हमने चावल छोड़ दिया, हमने केला छोड़ दिया। सो दैट इज ए समथिंग मिथ, बट वी रेस्पेक्ट द पेशेंट्स आइडियोलॉजी कि उससे किसी चीज से। तो आई यूज्ड टू टेल देम कि अगर आपको किसी चीज से प्रॉब्लम होती है तो डोंट टेक दिस, बट अगर आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सो हमारी भाषा में अगर आपका दही ठंडा नहीं है और घर में जमाया हुआ है, तो दही को से कोई नुकसान नहीं होता है, राइट। और इवन अगर आप बनाना खाते हैं तो बनाना इज ए फुल कैलोरी, सस्ता और अच्छा फल है, जो कि अगर जो है जिन लोगों को बैल नरिशमेंट है उनके लिए बहुत अच्छा फल है। सो जो कॉन्सेप्ट है, कुछ लोगों को कॉन्सेप्ट यह है कि इससे बलगम बनता है, तो ऐसा कोई रोल नहीं है कि बनाना जो है आपको बलगम बनाता है। तो आप जो है थोड़ा बनाना भी खा सकते हैं और आप चावल भी खा सकते हैं। तो हमारी तरफ से खिचड़ी बनाकर आप चावल खाएं तो बहुत अच्छी चीज है, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। तो इसी तरह से पोस्ट सर्जरी में भी अगर आप बैलेंस में खा रहे हैं, वेल बैलेंस डाइट, वैरायटी ऑफ फूड है, तो वो सब में सब उसको खा सकते हैं। न्यूट्रिएंट रिच फूड होना चाहिए, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स, स्प्राउट्स, नट्स, सीड्स, सबका पोर्शन साइज आपको ऑलरेडी मैडम ने इतने ब्यूटीफुली बताया है, तो वो उसको दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। एडिक्वेट कैलोरीज लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रेशन का जैसे मैंने बताया कि हाइड्रेशन अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग, स्पेशली इवन से किसी भी सर्जरी में, अगर हार्ट सर्जरी में भी लिमिट होती है, पोस्ट इवन एंजियोग्राफी भी, अगर इजेक्शन फ्रैक्शन मतलब हार्ट का अगर जो है वो कहते हैं कि हमारा 30% 40% है, तो हम उसमें लिमिट करते हैं 1 लीटर से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। पर अगर नॉर्मल हेल्थी इंडिविजुअल है, नॉर्मल प्लान सर्जरी हुई है, तो देन डेफिनेटली हाइड्रेशन का बहुत बड़ा रोल है कि आपका डिहाइड्रेटेड नहीं हो
और जितना भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो वो सब जो है, जितना भी उसके टॉक्सिन्स हैं वो वॉश आउट हो जाए। तो उसी तरह से हाइड्रेशन को इम्पोर्टेंस दी गई है पोस्ट सर्जरी। फाइबर, डॉक्टर दीपिका ने बहुत अच्छे से बताया, फाइबर तो सबसे अच्छी चीज होती है कि फाइबर मतलब सबसे सेफ और सबसे अच्छा हुआ है। इन पेशेंट्स में पोस्ट सर्जरी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की। कॉन्स्टिपेशन के लिए फाइबर इज द बेस्ट थिंग। सो क्योंकि जितने भी दिन, अगर जितने भी घंटे सर्जरी रहती है और उसके बाद जो एक्टिव होता है, तो जो इंटेस्टाइन होती है उसका मूवमेंट जो है बंद हो जाता है, कम हो जाता है। तो वो जो है फाइबर एक अच्छे से वो सफाई का काम करता है आंतों की, तो वो फाइबर को बहुत अच्छे से लेना चाहिए। तो इसलिए सब्जियां, सैलेड, फ्रूट्स और दालें और जो है स्प्राउट्स वो डाइट में यूज करेंगे तो वो जो है फाइबर का काम करते हैं। विटामिन एंड मिनरल सप्लीमेंट्स का डेफिनेटली रोल है कि उतने सारा विटामिन और उतना सब अगर नहीं मिलता है तो डेफिनेटली विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन, और स्पेशली फॉर द प्रेग्नेंट वीमेन आल्सो पोस्ट सर्जरी, पोस्ट सिजेरियन और एनी सर्जरी के बाद ये चीजों का लिमिट। और सर्जरी में डेफिनेटली हम जो कहते हैं कि ब्लड लॉस होता है तो आयरन सप्लीमेंट्स, अगर हीमोग्लोबिन कम है तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लिमिट शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड, डेफिनेटली ओमेगा 3 फैटी एसिड, उसका भी बहुत बड़ा रोल है पोस्ट सर्जरी पेशेंट्स में कि आप किस तरह से, और ये सब को पता है कि कहाँ से मिलता है, स्पेशली चिया सीड, फ्लैक्स सीड, वॉलनट्स, इसमें काफी ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और इसके विटामिन के कैप्सूल भी आते हैं। सो शुरू के पोस्ट सर्जरी फेज में वी एडवाइज देम दैट आल्सो फॉर गुड रिपेयर, क्योंकि उस वक्त पेशेंट बहुत ज्यादा नहीं खा पाता है पोस्ट सर्जरी सिचुएशन में। और स्मॉल फ्रिक्वेंट मील किसी भी क्रोनिक कंडीशन में और किसी भी पोस्ट सर्जरी, कॉन्सेप्ट यही है कि स्मॉल फ्रिक्वेंट मील एक साथ नहीं खाना चाहिए, एक साथ नहीं खाया जाता है। दे फील द फुलनेस ऑफ द स्टमक और कि हमारा ब्लोट हो गया है, तो छोटे छोटे मील और हर 2 घंटे में थोड़ा सा खाते रहें, तो वही जो है प्लान करना चाहिए। अवॉइड अल्कोहल एंड टोबैको। इंपॉर्टेंट मैसेज, जो एक लास्ट मैसेज विच आई वांट टू गिव, लिसन टू योर बॉडी। हम लोग पेशेंट को ब्लंटली डाइट चार्ट दे देते हैं, ये खाइए और ये नहीं खाइए, बट एज आई टोल्ड कि एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। हमेशा अपनी बॉडी को सुनिए। आपको कोई चीज, जो एक चीज दूसरे को फायदा करती है वो एक दूसरे व्यक्ति को नुकसान कर सकती है। किसी एक व्यक्ति को जो चीज से नुकसान होता है वो दूसरे के लिए फायदेमंद हो सकती है। तो हमेशा अपनी बॉडी को, कि आपको भूख लग रही है तो आपको खाना है, तो ऐसा भी नहीं है कि आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि नहीं हमें तो अभी 2 घंटे पहले खाया था। तो उस हिसाब से लिसन टू योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होता है, हर व्यक्ति की जो डिमांड्स हैं बॉडी की वो डिफरेंट होती है। तो अपनी बॉडी को जरूर सुने और उसी के हिसाब से अपने डाइट को प्लान करें। तो थैंक यू वेरी मच। विद दैट आई विल कंक्लूड एंड सो मैसेज इज वेरी क्लियर कि कोई भी बीमारी हो, डाइट का बहुत बड़ा रोल है। दवाइयों के साथ साथ डाइट अगर प्रॉपर नहीं है, सिर्फ दवाई काम नहीं करती है, उसके साथ जो है पोषण और खाना और अच्छा बैलेंस फूड बहुत इंपॉर्टेंट रोल का प्ले करता है। तो उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर रूबी। अब एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि कोई भी डिजीज है, कोई भी बीमारी है, सिर्फ दवाओं से काम नहीं चलता है, डाइट का बहुत बड़ा हाथ होता है उससे बाहर निकलने में। पौष्टिक आहार का बहुत बड़ा हाथ होता है उससे बाहर निकलने में। और अभी यहाँ पे कोई कश्यप करके जुड़ी हैं, उन्होंने अभी एक और इसमें मैसेज भेजा है कि जो टीबी पेशेंट्स हैं उनको हर दिन ब्रेकफास्ट में बनाना जरूर खाना चाहिए। तो डॉक्टर कश्यप जो हमारे साथी अभी थे, आई थिंक डॉक्टर कश्यप जुड़े हैं और वो आजकल माउंट आबू में आई थिंक वहां से जुड़े हैं। सो डेफिनेटली इसलिए मैंने कहा ना कि बनाना, हम जो है मरीजों में बनाना, क्योंकि बहुत बड़ा एक मिथ है केले को लेकर, तो सबसे बड़ा मिथ है केला, चावल और दही। ये तो पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर साहब मैंने ये छोड़ दिया, मेरे को ये बीमारी है तो मैंने तो ये छोड़ दिया। मैंने कहा क्यों छोड़ दिया? और मैं कहती हूँ कि केला तो सबसे अच्छा फल है, सबसे साफ सुथरा, आपको हाथ नहीं लगा, सबसे सस्ता मिलता है, इजीली अवेलेबल है, आपको कोई हाइजीन का प्रॉब्लम नहीं है उसके साथ। सो वन बनाना, आई ऑलवेज टेल कि बनाना भी रखा है और एक समोसा रखा है, तो आप क्या चूज करोगे? बेटर टू चूज द बनाना विच विल गिव यू द सैटिस्फैक्शन, विच विल गिव यू द न्यूट्रिएंट्स, and that samosa will give you the trans fat.
So कभी कभी Absolutely. ओके, बट बनाना मैं डॉक्टर कश्यप को बताना चाहती हूँ कि बनाना मेरा भी बहुत फेवरेट है ब्रेकफास्ट के। डॉक्टर साहब बच्चों को बहुत पसंद। All his life he took 2 bananas for breakfast. So there are people who come जी, do this and they बिल्कुल। find it all right. and it contains a lot of potassium. Banana is very good for heart also. ना डॉक्टर साहब कोई Banana ना for blood ना pressure. कोई परेशानी, बस लिया बनाना खा लिया, कोई ब्रेकफास्ट का चक्कर भी नहीं डॉक्टर साहब। और चलते तो भाई रास्ते में लेते वहां पे खाते चले जाए। मैडम आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो। मीटिंग के बीच में मुझे भूख लग रही थी तो मैंने जो 2 बनाना लेके खाए हैं और यू आर नॉट फीलिंग हंग्री नाउ। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर रूबी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्रॉनिक डिजीजेस अगर हो या पोस्ट सर्जरी हमें अपनी डाइट का कैसे ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो आपने सबसे इम्पोर्टेंट अगर एक टेक अवे मैं कहना चाहूंगी वो ये रहा कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास बिल्कुल ना करें। हाइड्रेशन जो कि एक बहुत जनरल टर्म है कि पानी पियो, खूब पानी पियो, पर नहीं, अपने डॉक्टर की सलाह लें, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग पानी पिएं, क्योंकि हर कंडीशन में ज्यादा पानी नुकसान दे सकता है। आज के डिस्कशन में एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके आया है वो ये है कि हमें जंक फूड से दूर रहना है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम बाहर हैं और भूख लगी है और हमने फटाफट जंक फूड ले लिया। अब ऐसा हम क्या करें कि हमें एक तो भूख कम लगे और अगर हमें लगे तो हम ऐसा खाना खाएं जो हमें ज्यादा टाइम तक पेट भरा होने की फीलिंग दे। तो ऐसा फूड वो होता है जो कि फाइबर रिच हो। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर जैन को कि वो आए और वो हमें बताएं कि ऐसे फाइबर रिच फूड के हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। मैं फाइबर की बात करूंगी, पर आज तारीख में सब मिलेट्स की बात करते हैं। सो लेट्स हियर फ्रॉम आवर चलिए। डाइटिशियन डॉक्टर कोहली, डॉक्टर ये मिलेट्स के बारे में आज क्या बताना चाह रही है। आपने डॉक्टर जैन इतने अच्छे से समझाया है कि याद भी हो गया। थंब साइज फैट का, पाम साइज मैं फाइबर के बारे में भी बात करूंगी। अगर आप किसी को टाइम होगा तो सुनेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि रिकॉर्डेड है तो ये आपके यूट्यूब में चल जाएगा। मैडम डॉक्टर कोहली, पहले डॉक्टर दीपिका जी। हेलो, वेरी गुड इवनिंग जी। हम मिलेट्स की आज बात करेंगे। मिलेट्स जैसे कि बहुत ही आजकल वी आर टॉकिंग, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट मिलेट्स टुडे। मिलेट्स हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष भी है ये हमारा। मिलेट्स क्या है? हमारे ग्रुप ऑफ सीरियल ग्रेन्स ओनली, जो मोटा अनाज हमारा प्राचीन समय से चला आ रहा है। मालती, एक्सक्यूज मी, या जो हमारे मिलेट्स है, कौन कौन से मिलेट्स है? हमारा मोटा अनाज जो कि हम शुरू से खाते हुए आ रहे हैं, लेकिन बीच में ऐसा लगता है कि हम जैसे डेविएट हो गए थे बहुत ज्यादा। पहले वीट, फिर प्रोसेस फूड, रिफाइंड फ्लावर, पूरा मैदा मैदा, सब जगह मैदा। अभी हम मिलेट्स की, सभी लोग मिलेट्स की बात कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले बात करेंगे एमरैंथ, जिसको हम राजगीरा भी बोलते हैं। जी, चौलाई, जिसके लड्डू खाए जाते हैं व्रत में। चौलाई के लड्डू होते हैं जो कि हम व्रत में भी खाते हैं। चौलाई की खीर भी बनाते हैं। बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगी फाइबर रिच है। अगेन व्रत में बहुत लाइट भी रहता है, मीठे का भी काम करता है, खीर का भी काम करता है, और बहुत ज्यादा पोषण इसमें, पौष्टिक तत्व बहुत ज्यादा इसमें शामिल है। दूसरा हम मिलेट्स पर आते हैं बार्नयार्ड। बार्नयार्ड कौन सा होता है हमारा? जो सामक भी बोलते हैं, सांवा भी बोलते हैं। ये भी हम लोग व्रत में खाते थे, लेकिन अभी जैसा कि इसकी बढ़ता जा रहा है, सभी को अवेयरनेस पता चल रही है, ये इसकी खिचड़ी खाई जा सकती है, सामक के चावल का चीला खाया जा सकता है, इसके पराठे खाए जा सकते हैं, इसकी खिचड़ी होती है, इसकी टिक्की भी कई लोग बनाते हैं नवरात्रा में। बहुत ही अच्छा, बहुत ही न्यूट्रिशियस है, फुल ऑफ फाइबर, फुल ऑफ कैल्शियम, अच्छा अमाउंट में इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो कि हमें नवरात्रा में सटाइटी फीलिंग देते हैं, और हम डेली यूज में भी इसका उपयोग कर सकते हैं। तीसरा हम बात करें बकव्हीट की।
बकवीट जो हमारा कुट्टू है, कुट्टू भी हम व्रत में यूज करते हैं। और जो कुट्टू है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, जो शुगर रिस्पॉन्स ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का कितनी जल्दी वो शुगर में तब्दील होती है। तो कुट्टू जो है, बकवीट मिलेट है हमारा, ये बहुत ही अच्छा हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्योंकि इसके शुगर जो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, शुगर रिस्पॉन्स है, वो बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन देता है। 100 ग्राम में 3.38 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, आयरन भी 0.8 ग्राम, कैलोरी पर 100 ग्राम 92, बट दैट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो फाइबर, जो हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इसीलिए कुट्टू हमें वेट लॉस करने में हेल्प करता है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है तो इंप्रूविंग ब्लड शुगर कंट्रोल। इसकी खिचड़ी, चपाती, डोसा, पूड़ी, लड्डू, सैंडविच, हलवा, कटलेट्स, चीला सभी कुछ बनाया जा सकता है। और इसका रायता भी बहुत अच्छा बनता है। तो इसका छोटा छोटा इसकी अगर पकौड़ी बना के इसका रायता भी नवरात्रा में बनाया जा सकता है। फिर हम बात करेंगे, बूंदी बना के, हाँ, बूंदी इसकी बना के बहुत अच्छा रायता भी इसका बनता है। फिर हम बात करेंगे हमारा जो बहुत ही कॉमन है, पेशेंट्स भी बोलते हैं, रागी जैसे हम कहते हैं, महाराष्ट्र में इसको नाचनी बोला जाता है और कई जगह इसको मंडवा भी बोला जाता है। रागी बहुत ही अगेन आयरन रिच है, न्यूट्रिशियस है, बहुत ज्यादा फाइबर बहुत अच्छा है इसमें। रागी की भी बहुत सारा वैरायटी होती है, लेकिन इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो हम इसको ऐसा नहीं, कभी भी हम रागी यूज कर सकते हैं। कोशिश करें हम नवंबर से लेके मार्च तक के सीजन में, या हम अक्टूबर से भी इसको खाना स्टार्ट कर सकते हैं। समर्स में इसको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को इसकी वजह से एसिडिटी की ट्रबल होती है, क्योंकि ये इसकी तासीर गर्म है। इसको समर्स में अवॉइड करना चाहिए। जो हमारा रागी है, रागी का हम डोसा भी बनता है, कुकीज, बिस्किट भी आजकल लोग बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं रागी का। और इसकी प्रिपेयर्ड अभी जो आदि महोत्सव में इसका प्रिपेयर्ड रागी का दलिया, उपमा सब कुछ अवेलेबल था। जो डिफरेंट स्टेट से लोग आए थे, उन्होंने इसमें वहां पे प्रोवाइड कराया था, और मेरे पास भी है, तो इसका मैंने बना के देखा। रागी का इडली भी बहुत अच्छा बना था। रागी में भी 100 ग्राम में हमारा 7.16 ग्राम प्रोटीन है, आयरन भी बहुत अच्छा है, कैलोरीज बहुत अच्छी है। दिस इज हेल्दी फॉर्म ऑफ कैलोरीज। Healthy forms means it is giving you long satiety also, good carbohydrate which is coming from again complex side, vitamin B3 भी अच्छा है, fiber 11.18 grams in 100 grams। ये स्किन के लिए अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए अच्छा है, और for repair injured muscle tissues also it is very good। अब हमने बात करी है बार्नयार्ड मिलेट की बात करी हम, जो सांवा है हमारा, इसमें हमारा बोथ जो सॉल्युबल या इनसॉल्युबल फाइबर है, ग्लूटेन फ्री होने की वजह से इट इज अ वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर व्हीट एंड राइस, सीलिएक डिजीज जिसको व्हीट की इंटॉलरेंस है, व्हीट की इंटॉलरेंस पेशेंट्स आराम से सांवा खा सकते हैं, जो हम सामक भी बोलते हैं, नॉर्थ में सामक ही बोला जाता है। खिचड़ी इसका, पुलाव इसका, उपमा, इडली सभी बनाई जा सकती है। इसमें भी हमारा प्रोटीन 10.1 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम्स में है। कैलोरीज 346 किलो कैलोरीज पर 100 ग्राम्स। कैलोरीज आप अच्छे अमाउंट में कैलोरीज हैं, तो कैलोरी का यही मतलब नहीं कि हाई कैलोरी फूड है, जैसे कि इफ वी कंपेयर दिस 100 ग्राम्स कैलोरीज, इसका 346 ग्राम है 100 ग्राम्स में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप समोसे से अगर कंपेयर कर रहे हैं या एक सैंडविच से कंपेयर कर रहे हैं, हम कैलोरीज अगर हम उससे कंपेयर करें, तो दिस इज द हेल्दी कैलोरीज बिकॉज इट इज nutrient dense. It is not empty calories like samosa or a glass of cold drink. These are not empty calories. These calories are healthy calories which is having good amount of saturated fat, good amount of जो saturated fat भी है, तो healthy form of fat है इसमें, कैल्शियम अच्छा है, फाइबर अच्छा है, प्रोटीन अच्छा है इसमें। लिटिल मिलेट की बात करेंगे, लिटिल मिलेट जिसको हम कुटकी भी बोलते हैं, इट इज वेरी गुड, अगेन इट इज वेरी गुड, लाइक इसका कर्ड राइस बनता है, फ्राइड राइस बना सकते हैं, इसका वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर राइस।
इसका बहुत सारी चीजें बनती हैं। प्रोटीन इसमें 7.7 ग्राम्स है, कैल्शियम 0.02 ग्राम्स, कार्बोहाइड्रेट 65.5 grams, carbohydrate in 100 grams, again the complex form of carbohydrate. मैं इसीलिए बार बार हर चीजें बोलती हूँ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बिकॉज ऑफ द फाइबर कंटेंट। फाइबर अच्छा है जो लॉन्ग सटाइटी देगा, डेफिनेटली हेल्प फॉर हार्ट पेशेंट ऑल्सो, क्योंकि फाइबर कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगा, ब्लड शुगर भी इसलिए मेंटेन रहेगा क्योंकि इसमें फाइबर अच्छा है। तो स्लो रिलीज ग्लूकोज इसीलिए वो रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे नट्स एंड सीड्स में गुड सोर्स में होते हैं, इसमें भी लिटिल मिलेट्स में भी जो कुटकी है इसमें बहुत अच्छे फॉर्म में होते हैं। बाकी हमारा जो हेल्थ बेनिफिट, किनवा की बात करेंगे हम, इसमें मैंने किनवा ऐड नहीं किया है, बट किनवा इज ऑल्सो वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर राइस। किनवा का पुलाव, जैसा मैम ने बताया, किनवा का पुलाव बहुत अच्छा बनता है। थोड़ी देर पहले सोक करना पड़ता है उसको, उसमें खूब वेजिटेबल्स डाल के, थोड़ा किनवा डाल के, खूब सारा वेजिटेबल्स डाल के अच्छा सा पुलाव बनाया जा सकता है उसका, या पोरिज भी बनाया जा सकता है उसका। उसकी भी आप इडली भी बनाई जा सकती है, दही डाल के आप इडली भी बनाया जा सकती है उसको फर्मेंट करके। तो इट ऑल्सो डेवलप्स वेरी गुड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हेन यू आर फर्मेंटिंग इट। वेरी गुड ऑल्टरनेटिव फॉर राइस। राइस की जगह हम वो वाले चावल और दाल यूज करके इडली या डोसा उसका किनवा का बनाया जा सकता है। अदर हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, जैसा कि इसमें बताया, रिड्यूस रिस्क ऑफ कोलन कैंसर बिकॉज कॉन्स्टिपेशन का ट्रबल भी नहीं होगा, फाइबर अच्छा डाइट में जाएगा। हेल्प इन प्रिवेंटिंग सीलियर डिजीज, क्योंकि ये व्हीट इंटॉलरेंस पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज इट इज ग्लूटेन फ्री। और जो भी चीजें ग्लूटेन फ्री हैं, फाइबर रिच हैं, डेफिनेटली हेल्प इन वेट लॉस, डेफिनेटली हेल्प, क्योंकि एम्प्टी कैलोरीज नहीं है, इसलिए दीज थिंग्स हेल्प इन वेट लॉस, हेल्प्स टू डिक्रीज हाई ब्लड प्रेशर, कंट्रोल्स डायबिटीज बिकॉज ऑफ द लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर रिस्पॉन्स, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है शुगर रिस्पॉन्स बहुत कम है। हेल्प्स इन स्लोइंग डाउन मसल डिग्रेडेशन, हेल्प्स इन रिलीविंग मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, इसीलिए ये गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी है। एड्स इन स्लीप। अदर हेल्दी मिलेट्स रेसिपी आप देख सकते हैं, हम इसके रागी के लड्डू भी बनाए जा सकते हैं विंटर्स में, डेट्स डाल के बना सकते हैं, जैगरी डाल के बना सकते हैं, वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन आप एनेमिक पेशेंट्स को। अदरवाइज ऑल्सो हम रागी के लड्डू खा सकते हैं, रागी का उपमा, कुडू मिलेट जो है उसका उपमा, उसका चीला बनाया जा सकता है, उसको बॉईल करके पीस के। तो काफी वैरायटीज हैं जिसे हम डोसा बना सकते हैं, इडली बना सकते हैं। बिकॉज अगर हम जब सूजी का बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, अगर सूजी का हम इडली बनाते हैं, सूजी का उपमा बनाते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इतना ज्यादा है सूजी का कि वो डेफिनेटली, मतलब आई कैन बेट ऑन दिस कि वो बहुत ज्यादा सूजी का उपमा, सूजी की इडली ब्लड शुगर बहुत रेस करते हैं आपकी because of high glycemic index. So better to use for your upmas and for your idlis, better to use ragi or sawa or kuttu in winters. आप winters में kuttu use कर सकते हैं। और अब हम बात करेंगे पर्ल मिलेट की, जो कि हम बहुत ही कॉमन है, सबसे प्राचीन है हमारे देश में, बहुत शुरू से प्राचीन समय से इसका यूज हो रहा है। पर्ल मिलेट जो बाजरा है हमारा, पूरी न्यूट्रिशन की खान है वो, गुड अमाउंट ऑफ आयरन, गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स यू कैन मेक फ्रॉम पर्ल मिलेट जो बाजरा है हमारा। बहुत सारा वैरायटी ऑफ, जैसे कि बाजरा की खिचड़ी, बाजरा की रोटी हम विंटर्स में बनाते हैं। स्टफ रोटी बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, पालक वाली, मूली वाली बाजरे की रोटी बहुत ही न्यूट्रिशियस है। अगर आप सुबह के टाइम या लंच टाइम में बाजरे की स्टफ रोटी विद दही और रायता खाएंगे, दिस इज अ प्रॉपर इन योर कंप्लीट मील ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। उसमें आप हल्का सा देसी घी लगा के खाएं, ऊपर बटर लगा के खाएं, खिचड़ी में थोड़ा सा बाजरा खिचड़ी, वेजिटेबल्स डाल के उसमें घी डाल के खाएं, प्रॉपर कंप्लीट न्यूट्रिशन आई मस्ट से। बिकॉज आपका साथ में दही लें, बटर लें, छाछ लें, कुछ भी ले सकते हैं, उसके साथ में हम खा सकते हैं। हम लोग शुरू से पहले तो खाते ही थे, अब हम थोड़ा सा डेविएट हो गए थे, लेकिन
पीपल आर नाउ यूजिंग इन देयर डाइट और अच्छे से अभी प्रयोग हो रहा है। अब विंटर्स में हम बाजरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमारा जो सोरगम मिलेट है, सोरगम मिलेट है हमारा ज्वार, जिसे हम ज्वार कहते हैं। ज्वार का तासीर ठंडा होता है, वो हम समर्स में भी खा सकते हैं। ज्वार है, जौ है, ये हम समर्स में अच्छे से खा सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा बूस्ट द इम्यूनिटी ऑल्सो, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम इन ज्वार। इसकी चपाती बना के खाएं, चीला बना के खाएं, या आप मल्टीग्रेन आटे में मिक्स करके ज्वार को यूज कर सकते हैं, सोरगम मिलेट को। बहुत अच्छा है और समर्स में इजीली खाया जा सकता है। इसके साथ कोई स्टमक इश्यूज या एसिडिटी वैसे नहीं होती है। बट अदरवाइज अगर इंडिविजुअल देखा जाए तो अलग बात है। अदरवाइज सोरगम मिलेट इज इजीली डाइजेस्टेबल, गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, गुड अमाउंट ऑफ कैल्शियम, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, उसमें बहुत ही अच्छे न्यूट्रिएंट्स है, समझ में इजीली खाया जा सकता है। तो ये हम थोड़े से आज मिलेट्स की हमने बात करी है। इसमें काफी सारे रेसिपीज आप देख सकते हैं, मैंने शेयर करा है, स्लाइड में देख सकते हैं रेसिपीज आप। बहुत सारी रेसिपीज हैं, आप इसको किसी भी फॉर्म में, डोसा, इडली, उपमा, चीला, दलिया, खिचड़ी फॉर्म में बना सकते हैं। इजीली आप एंजॉय कर सकते हैं अपनी मील्स। थैंक यू। जी, उसका बाजरे का चूरमा, बाजरे का चूरमा, बाजरे का चूरमा के लड्डू। और एक जिसे आप अभी नमक के चावल कहते हैं, इसी से मिलता जुलता पहाड़ में होता है झिंगोरा। झिंगोरा भी मतलब सामक के चावल से मिलता जुलता, थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उसकी खीर, उसकी खिचड़ी, उसका पुलाव, ये सब यहाँ पहाड़ में बहुत खाया जाता है। हम लोग भी खाते हैं पहाड़ में बहुत। हाँ जी, पहाड़ में बहुत खाया जाता है। ये पहाड़ में इसको मंडवा बोलते हैं, रागी को भी मंडवा, रागी को मंडवा बोलते हैं। हाँ, पहाड़ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ पहाड़ में। डॉक्टर रूबी कुछ बोल रही है। हाँ जी, उन्होंने हाथ उठाया हुआ है। मैं तो सिर्फ एक ही बात बोलना चाह रही थी कि जितना भी डॉक्टर कोहली ने अभी मिलेट्स के बारे में बताया, और अगर हम अपना पुराना बचपन देखें या आप लोग अभी भी, हमारे यहाँ जो व्रत का कॉन्सेप्ट है, मतलब आई थिंक दैट इज टू फुलफिल दीज नीड्स। आपने, मुझे नहीं पता कि इनमें अनाज होता है या क्या होता है, पर व्रत में अलाउड है सामक के चावल, आपके व्रत में अलाउड है कुटू, आपके व्रत में अलाउड है ये जो हम जिसको राजगिरी बोलते हैं, ये चौलाई के लड्डू। So I think that this was a very beautifully arranged. इस सब का सिग्निफिकेंस जो हमारे पुराने लोगों ने जो बनाया था ना, वो इसीलिए था कि आपको सब चीजें मिले, और हर सीजन का अपना महत्व है। आपके नवरात्रे 2 बार आते हैं उन सीजन में, जबकि ट्रांसफॉर्मेशन होता है सीजन का। सो बहुत ज्यादा इम्यूनिटी आपकी उसमें कम होने लगती है, तो आपको खाने के लिए क्या चीजें खाना चाहिए। सो वो अगर आप देखेंगे तो आई थिंक दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। और इसीलिए जो इंडिया की कल्चर को कहा जाता है दैट इज द रिचेस्ट एंशिएंट कल्चर। तो मेरे हिसाब से मतलब ये जो आज तो हम इसको फैंसी रूप में बात कर रहे हैं, पर हिंदुस्तान की तो जड़ों में ये बसा हुआ है। और पहाड़ और महाराष्ट्र में तो, पहाड़ में और महाराष्ट्र में रागी भी व्रत में खाया जाता है। रागी भी खाया जाता है। हाँ जी, हाँ जी, रागी भी खाया जाता है। रागी की हम लोग जो इडली बनाई जाती है बहुत ही बढ़िया बनती है डॉक्टर साहब, बहुत टेस्टी बनती है डॉक्टर साहब। विंटर एंड ज्वार इज फॉर समर। जो बोला आज रागी का खाते हो, ज्वार की खाते, रागी का इडली और रागी का डोसा, दोनों चीजें बहुत स्वाद लगती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी जी। डॉक्टर जैन, फाइबर वाला। यस, जरूर। डॉक्टर जैन, जो भी जाना चाहे वो जा सकेंगे, बिकॉज ये लास्ट मिनट का वो है। जी जी, डॉक्टर जैन, ओवर टू यू फॉर फाइबर। हाँ हाँ, आई एम टेकिंग। जैसे आप इस पे पिक्चर में देख सकते हैं, मोटा अनाज, सब्जी, वेजिटेबल्स, एवरीथिंग दिस आर रिच इन फाइबर। एक चीज बिल्कुल क्लियर है, इसकी जो डेफिनेशन है, ये वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है विच इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द गट। ये इसकी सबसे ज्यादा ब्यूटी है, इट इज नॉट एब्जॉर्ब्ड इन द गट, एंड इसकी कोई कैलोरीज नहीं है, पर इसका यूज बहुत सारी बीमारियों को बचाता है।
कितना चाहिए? लेडीज को 25 ग्राम और जेंटलमैन को 30 to 35 ग्राम्स। दिस इज इंटरनेशनल। 25 ग्राम लेडीज को जो कि 20 to 50 इयर्स है, और 21 ग्राम्स फॉर लेडीज हु आर मोर देन 50, एंड जेंटलमैन को अराउंड 38 ग्राम्स चाहिए हु आर लेस देन 50, एंड 30 ग्राम्स चाहिए हु आर मोर देन 50 इयर्स। सो दिस विल जस्ट टेल यू व्हाट इज हाउ मच यू टेक। इसमें ये स्लाइड के अंदर सारे आपके फाइबर आ गए, सारी हमारी खाने की चीज है जो भी नेचर ने बनाई है, जो भी नेचर ने फूड हमारे लिए बनाया है वो फाइबर रिच बनाया है। वो हमारे को बीमारियों से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है। तो आप सब देखिए, ये सब आप खाते हैं, कोई एक्स्ट्रा लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम ये हो गई है कि हम धीरे धीरे रिफाइंड में चले गए। हम जो पूरा अनाज, गेहूं का आटा था जिसके अंदर हम चोकर नहीं निकालते थे, वो आटा आज की तारीख में भी बिल्कुल ठीक है, पर जो हमने चोकर निकाली तो आपका पहले तो उसका रिफाइंड आटा हुआ, फिर उसको मैदा हो गया, फिर ये आपकी सूजी हुए। These are modern junk food, and so is the rice. जितना भी रिफाइंड राइस हो जाएगा वो मॉडर्न जंक फूड हो जाएगा। You can see here, same thing is here, which I have just now said here. Now, इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ये है, जैसे मैडम ने अभी बताया कि ये गेट कीपर की तरह काम करता है, गेट कीपर की तरह काम करता है। और हम लोग जल्दी में, हबड़ा तबड़ी में जल्दी खाना खाते हैं, तो कहते हैं कि हमारे को जब खाना है 32 बार चबाकर तब हमारे स्टमक में आना चाहिए, पर 32 वाले चबाने वाले है नहीं, 2 बार भी नहीं करते, कई खाली बार ऐसे गलप करते हैं। तो ये हमारे दांत की तरह काम करता है पेट और छोटी आंतों के बीच में, पेट और छोटी आंतों के बीच में। आपसे इससे क्या होता है कि जो मूवमेंट आपका, जो डाइट आपने डाली हुई, उसका मूवमेंट पूरी गट में स्लो हो जा रहा है। सो इट कीप्स आवर डाइट माइक्रोबायोम हेल्दी, हमारे मैनेज वेट करने में, लिमिट कैलोरीज करने में, सब में अच्छा है। इससे आपकी कॉन्स्टिपेशन अच्छा रहता चला जाता है, और पाइल से भी हमें छुट्टी मिलती है। गट हेल्थ के लिए यू फाइंड कि जो ये प्रीबायोटिक की तरह काम करता है, और हमारे जो गट का फ्लोरा है, वो आपका गट का फ्लोरा जो है वो ठीक हो जाता है, विच इज फॉर बेटर डाइजेशन एंड अ बेटर इम्यून फंक्शन। आप देखेंगे वेट मैनेजमेंट में हम लोग कहते हैं कि अदरवाइज हम 50% डाइट की बात करते हैं, इसमें और भी अगर आप पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स लेंगे तो आपका ये है कि वेट मैनेजमेंट में इसमें कैलोरीज नहीं होती। आप ये देखिएगा कि एक चीज याद रखिए, जितनी कच्ची सब्जियां हैं 100 ग्राम में 25 कैलोरीज मिलती हैं। तो आपने 500 कैलोरीज खाई, तो आपको 500 आपने कच्ची सब्जी ली तो आपको 125 कैलोरीज मिली। और अगर फ्रूट्स में है 100 ग्राम में आपको 50 कैलोरीज मिलती है। इसका मतलब ये है कि आपने 500 ग्राम फ्रूट खाए तो आपको कैलोरीज आपकी 250 से ज्यादा नहीं। उसके लिए एक्सेप्शन है आम, केला वगैरह, उसमें 100 में से 100 कैलोरीज मिलती है। नाउ ब्लड शुगर कंट्रोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दो डायबिटीज में एक बात समझ लीजिए, आपको प्री डायबिटिक जो लोग हैं और डायबिटिक जो लोग हैं, उनमें जो पीक है वो सडनली नहीं बढ़नी चाहिए। सडनली अगर आपकी पीक हो गई 180 हो गई 200 हो गई, ये आपके ऑर्गन्स के लिए बहुत हार्मफुल है। आपकी खाने के बाद पीक जो है ब्लड शुगर की वो 140 से ऊपर जाना नहीं चाहिए। तो जब हमारा फाइबर कंटेंट हमारा ठीक होता है तब हमारा देखेंगे कि आपकी ब्लड शुगर जंप नहीं करती। और दिस इज व्हाट वी रिक्वायर फॉर अ गुड डायबिटिक एंड प्री डायबिटीज कंट्रोल। ये सब वही बता दें, स्लो डाइजेशन होगा, कोलेस्ट्रॉल आपका लो होगा, और आपको इट अट्रैक्ट्स वाटर एंड टर्न्स इनटू जेल। तो ये सारी जो चीजें ये हमको पता चले, टॉक बाय इटसेल्फ। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है बिकॉज सॉल्युबल फाइबर बाइंड्स टू कोलेस्ट्रॉल। और एक छोटी सी बात और भी समझ लीजिए कि जितने भी वेजिटेरियन हैं उनमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। ओनली नॉन वेजिटेरियन डाइट अट्रैक्ट्स कोलेस्ट्रॉल, तो उसमें कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके सर्टेन कैंसर्स के लिए कहते हैं कि आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है और ये आपका फाइबर रिच डाइट आपको लेनी चाहिए। एपेटाइट कंट्रोल के लिए बताया कि जैसे सटाइटी फीलिंग देता है, आपने थोड़ा सा खाया और आपको लगता है पेट फुल हो गया, दैट इज व्हाट वी रिक्वायर फॉर आवर एपेटाइट कंट्रोल।
आप ये स्लोअर ईटिंग, हमारे स्पेस भी स्लोअर ईटिंग करनी चाहिए, और हमें जब भी खाना खाएं माइंडफुली हमने खाना खाना है, दैट कैन अवॉइड ओवर ईटिंग। ये स्टेबल एनर्जी लेवल्स को आपको देखा, आप देखिए, यू जस्ट लुक एट दिस पर्टिकुलर पिक्चर, यही सब कुछ आपने खाना है। पानी हमको चाहिए, वो तो हमको पता है, ये है आपके हाई फाइबर। भूल जाइए एवोकाडो को, मटर लेते हैं सर्दियों में, फिर आपके ये सारी दालें हैं, रसबेरी, जो भी आपको फल मिल जाए वो आपके लिए अच्छा है। ब्रोकली एक्सपेंसिव है, गोभी भी उतना ही अच्छा, कोई खराबी की बात नहीं है। ओट्स बहुत अच्छी चीज है फाइबर के लिए। अगर हमें 30 ग्राम्स ऑफ फाइबर चाहिए जेंटलमैन को, हमें 25 चाहिए, उनको 30 से 35 चाहिए, तो आपने क्या, आधा कप आपने ओट ले लिया, एक आपने मीडियम साइज का पियर ले लिया, फिर एक आपने स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, ये अगर मिल जाए सीजन में तो आप इसको लीजिए, बहुत अच्छा है। ब्रोकली, कैरेट्स हो गई आपके, थोड़ी सी दाल हो गई आधा कप, ये सब मिलाएंगे तो आप देखिए ये सब चीजें आपको इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट में डेली, और तब आपको 30 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम फाइबर मिल जाएगा, विच इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। खाली हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या करना है। ब्रांड की बात करिए, हम जो चोकर निकाल देते हैं, ये चोकर नहीं निकालना चाहिए। I touched 70 and I decided I'm going to reduce 5 kg of weight, and I went to a dietitian and paid 2,500 rupees for my first consultation. And what she gave to me, ब्रांड, आधी कटोरी उसने मुझे चोकर दिया, और उसने मेरे को सैलेड काट कर दी, जिसके अंदर आधा तो खीरा होगा और एक टमाटर था, उसमें नींबू लगा हुआ था। उसने कहा मैडम, और एक गिलास पानी उसने दिया, उसने कहा मैडम जब तक मैं बिजी हूँ आप इसको खा लीजिए। इनफैक्ट जब मैंने उसको उस चोकर को छोटी कटोरी में उसने दिया था, उसको मैंने खा लिया, तो उसने कहा दिस इज व्हाट इज द टोटल थिंग आई वांट टू टेल यू, कि आपने अगर ये चोकर लिया है, अगर आप सुबह इसको इतना चोकर ले लीजिए और उसके बाद पानी पीते रहिए, तो मैडम आपको सारे दिन कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आप पानी पीते रहोगे सारे दिन में, आपको सैटिस्फाइड फीलिंग होगी। सो दिस इज व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चोकर, जो कि हम लोग निकाल कर फेंक देते हैं रिफाइंड फूड पे। ये सब होल ग्रेन्स की अभी बात, सारी होल ग्रेन्स की ही बात हुई है, ये दालों की बात हुई है। हमारे को चेंज करना चाहिए बस बार बार, एंड बदल बदल कर इसको हमें लेना चाहिए। दालें और लेग्यूम्स, वेजिटेबल्स की मैंने बताया 50% ऑफ योर फूड शुड बी रॉ वेजिटेबल्स एंड योर फ्रूट्स। कैलिफोर्निया में अगर आप जाइए तो आपके सी साइड के अंदर जहां पर भी आपको होटल्स मिलेंगे, वहां पर आप जाएंगे तो आपको एक बड़ी सी ट्रे में कच्ची सब्जी ला के रख देते हैं, और उसमें बनाई हुई थोड़ी सी टोमेटो सॉस जो उनकी अपनी ओरिजिनली बनी होती है वो होती है। तो इस तरह से वो लोग देते हैं, और लोग भूखे होते हैं तो उसमें उसी सब कच्ची सब्जियों में टूट पड़ते हैं। उन्होंने बताया कि ये कच्ची सब्जियां एक फिल्म की तरह से आपकी गट में लेयर बनाती है, जो जिससे कि आपका रैपिड राइज ऑफ ब्लड शुगर लेवल्स नहीं होता। तो थोड़ा बहुत आपने सैलेड जरूर लेनी है कोई भी मील के साथ, अरे वो आपका प्रोटेक्टिव है। फ्रूट्स की बात वही है। सीड्स की बात मैडम ने अभी बताया है कि ये सीड्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आपको एक्सपेंसिव नहीं है, ये दे आर नॉट एक्सपेंसिव। अगर आपने इसको पंसारी की दुकान से लेंगे तो ये एक्सपेंसिव नहीं है। चिया सीड्स जो है बहुत ही अच्छे हैं, उसको 2 घंटे भिगो के रखना पड़ेगा और आपने उसको यूज करें, बहुत अच्छा रहता है आपको। दैट्स इसबगुल, बड़े लोग अभी भी इसबगुल लेते हैं। आपने जो भी रोटी बनाए, होल व्हीट की रोटी बनाएं, या फिर आप उसको चेंज करें। ये मेथी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैडम ने अभी बताया अमरंथ का, सब वही चीजें हैं। मतलब सेम फ्रूट्स वगैरह जो आप देखते हैं आप खा रहे हैं, दिस इज व्हाट इट इज। आपने जो नेचर में आपके पास पड़ा हुआ है, इस पिक्चर को आप अपने सामने बिठा लीजिए, बस यही आपको याद रहेगा, तो फिर आपको कभी भी डाइट में प्रॉब्लम नहीं होगी। Thank you so much, Dr. Jain.
आज का जो हमारा डिस्कशन रहा न्यूट्रिशन पर, बहुत ही अच्छा रहा। बहुत सारी चीजें निकल करके आई, हमको समझ आया कि हमको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। फाइबर जो कि एक ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह काम करता है हमारे गट में, उसको कैसे अपनी डाइट में इंक्रीज करना है, ये बात बहुत क्लैरिटी से आपने भी समझाई और डॉक्टर कोहली ने भी समझाई। डॉक्टर रूबी ने बहुत अच्छे से हमको बीमारी की कंडीशन में कैसे हमें अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है ये समझाया। तो बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन रहा एंड आई एम श्योर कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं और जो हमसे यूट्यूब से जुड़े हैं या लाइव सेशन में जुड़े हैं, वो इन सब टिप्स को ध्यान रखेंगे और अपनी डाइट में जरूर फॉलो करेंगे। इससे पहले कि हम कार्यक्रम को समाप्त करें, मैं चाहूंगी कि वाव इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट मिसेस बानू बंसल हमसे रूबरू हों। अनम्यूट कर लीजिए बानू जी। पूर्णिमा जी मेरे को ईमेल भेज दीजिएगा, मैं आपको ईमेल में भेज दूंगी। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी भेज देते हैं तुरंत। आज का कार्यक्रम वाकई में बहुत सुंदर और बहुत अच्छा रहा। मतलब हमारा जो खाने के मामले में हम लोगों को पता सब कुछ है, लेकिन हमें कैसे खाना चाहिए, कितनी तरह से खाना चाहिए, वो क्या जरूरी है, ये डॉक्टर शारदा जैन ने, डॉक्टर रूबी ने और डॉक्टर कोहली ने, तीनों ने बहुत अच्छे से बताया। और बाकी लीना आपने इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से बता दिया, इसलिए मैं सिर्फ ये कहूंगी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें जिस हिसाब से एजुकेट किया है, कोशिश करते हैं कि अगली मीटिंग तक हम अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लें कि हम कहें कि हाँ हमने ये सब चीजें फॉलो करके अपने आप को बहुत सही किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जो अगला आपको देख के आपसे पूछ लेना चाहिए कि आपको कंसल्टेंट बना देना चाहिए, आप क्या खाती हो। थैंक यू डॉक्टर साहब। और अब डॉक्टर साहब ऐसा है कि जो हम अगली मीटिंग्स रखेंगे, अगला इस तरह का पैनल डिस्कशन रखेंगे, उसमें हम डिफरेंट जो डिजीजेस हैं उनसे रिलेटेड डाइट उस पर चलेंगे। ये हम सोच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा, भले ही छोटा छोटा सेशन रखेंगे ना, उसको थोड़ा सा भी अमल करेंगे ना, एक बार तो डिजीज नहीं होंगी। पोर्शन थोड़ा कम खाना है, दिस इज व्हाट इट इज, पोर्शन थोड़ा कम खाना। जी बिल्कुल, पोर्शन कंट्रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं आपको दो मैसेज देती हूँ डॉक्टर साहब। जरूर। आपने घर का बनाया खाना खाइए, वो कभी नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल, जो भी आप खाना, बिल्कुल, जो भी खाना आपका फैक्ट्री से होकर आता है वो आपके लिए अच्छा नहीं होता। जो भी खाना फैक्ट्री से होकर आता है अच्छा नहीं है, ये चीज आप अपने हाथ गांठ बांध जरूर। एंड मोटा अनाज की बात है भाई, नरेंद्र मोदी याद करे तो वहां लिख लो मोटा अनाज, ठीक है। बाहर से मंगा के भी खाना नहीं खाना है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी किसी दूसरे डिस्कशन में फिर सबसे मिलेंगे। नमस्कार।